कल एनवायरमेंटल एजुकेशन और एथिक्स देख चुके थे। यूनिट 9 बेसिकली बायोडाइवर्सिटी आपके यूपीएससी में भी है और सभी में, आपके मैथ्स और प्री में भी है। और प्री से इस बार 2 क्वेश्चन आए थे आपके एमपीपीएससी में। एक इकोटोन वाला बना था तुम लोगों से, इकोटोन। हमने बायोडाइवर्सिटी किया था प्री में, मुझसे पढ़ा था तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा। 2 क्वेश्चन आए थे उससे ही, इकोटोन और उसके अलावा क्या आया था? चलो, आज यूनिट 9 का ही हम प्री मेंस दोनों लेकर के चल रहे हैं, फैक्ट्स भी करेंगे। यूनिट 9 का ही बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी इससे क्वेश्चन बनेंगे और प्री में भी। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। यूपीएससी के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है इसी टॉपिक से बहुत बनते हैं, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी टाइम का टॉपिक है। क्या हो गया? कल पोल्यूशन करने वाले हैं जैसे हम। अब इसमें क्वेश्चन किस किस्म के बनते हैं? प्रदूषण से संबंधित यूरो मानक 3 मार्कर आया है ये, यूरो स्टैंडर्ड फॉर पोल्यूशन, ये 3 मार्कर है। फिर है डिस्क्राइब ब्रीफली द एफर्ट्स मेड बाय इंडिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इंडिया ने क्या प्रयास किए हैं, ये पूछा है। क्वेश्चन का नेचर समझना किसी भी टॉपिक में, जैसे जैसे हम आज बायोडाइवर्सिटी कर रहे हैं, कल पोल्यूशन कर रहे हैं, तो इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं ये सब में अप्लाई होगा। कोई भी टॉपिक पढ़ो, तुम पोल्यूशन पढ़ो, तुम अर्थक्वेक से रिलेटेड पढ़ो, तो उसमें ये तुमसे क्या पूछेंगे कि इंडिया ने क्या एफर्ट लगाए हैं, या वर्ल्ड में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे एफर्ट लगा रही है, या वर्ल्ड में उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन, ये नेचर इसका हमेशा रहेगा, तो उसके अंदाज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर ओजोन होल, ओजोन होल क्या है उसके बारे में 2-3 लाइन लिखनी है आपको। हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी का सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अब इसमें जितने मार्क का क्वेश्चन होगा, हम 11 मार्क्स तक का, मतलब सबसे बड़ा आंसर जो लिखना है वो तक उस लेवल का प्रिपेयर करेंगे, और हमें ये भी पता होगा कि हॉट स्पॉट क्या है, इस टाइप से चलेंगे। फिर फॉसिल फ्यूल क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पूछा है एक साल में। By what is biodiversity? Explain its importance. Describe the reason of its extinction and steps for its conservation. मतलब सारे ही कुछ बायोडाइवर्सिटी का पूछ लिया कि क्या होती है, क्या उसका एनवायरनमेंट में रोल है, क्यों वो खत्म हो रही है, और उसको कैसे बचाएंगे। तो सारे ही टॉपिक, यही एक किसी भी टॉपिक का यही एक ओवरऑल कंक्लूजन होता है ना, वो क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो खतरे में है, और कैसे हम उसको बचाएंगे आने वाले टाइम में। फॉसिल फ्यूल भी पढ़ेंगे तो यही है, एनर्जी भी पढ़ेंगे तो यही है, वाटर पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो दायरा यही रहता है। फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ खास बात चल रही है करंट से, या पहले हो चुकी है, तो उसके बारे में पढ़ना होता है हमें। तो इस टाइप के बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स टॉपिक। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है बायोडाइवर्सिटी, कुछ आइडिया? बायोडाइवर्सिटी, बायो यानी लिविंग की बात हो रही है, बायो यानी लिविंग की बात हो रही है, बायोलॉजी लिविंग है, चीजों की बात हो रही है। और डाइवर्सिटी यानी विविधता, यानी क्या उसमें रेंज मिल रही है, क्या फर्क मिल रहा है, क्या टाइप्स हैं, वो बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले एक टर्म आई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको शॉर्ट कर दिया गया बायोडाइवर्सिटी, इसको किया वॉल्टर ने। ये प्री का हो गया आपका। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? ये जो, नहीं, बायोडाइवर्सिटी वॉल्टर ने किया। रेमंड डेसमंड इन्होंने टर्म सबसे पहले, शुरुआत कहाँ से हुई यही तो समझेंगे ना कि कहाँ से शुरुआत हुई इस कंसेप्ट की। क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म, ये बायोडाइवर्सिटी, अब जब बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल और
जंगल कट रहे हैं और ये सब हो रहा है, एनवायरनमेंट को खतरा हो रहा है, तो इसका कंसर्न बढ़ा है। अभी से 100 साल पहले तो बहुत ज़्यादा हमें फिक्र नहीं थी इसकी, जितना काटना हो काटो, जो यूज़ करना हो, माइनिंग करना हो, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ज़्यादा तेल और कोयला निकाल पाओ, तुम तो क्या करोगे। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म किसने दी? रेमंड डेसमंड। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, इसको शॉर्ट कर दिया वॉल्टर ने। वॉल्टर जी रोजन। किसने? वॉल्टर जी रोजन। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी किया वॉल्टर जी रोजन ने। पर फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किनको बोलते हैं? एडवर्ड ओ विल्सन। किसको? तो एक है रेमंड, एक है वॉल्टर और एक है विल्सन। वॉल्टर विल्सन, डेसमंड, वॉल्टर विल्सन। डेसमंड, वॉल्टर विल्सन, क्या क्या है ये? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये 3 टर्म्स, ये प्री के क्वेश्चन हो गए आपके। मेंस में तो इसका बहुत ज्यादा काम नहीं है, पर इन इंफॉर्मेशन को आप मेंस में अपने आंसर में कहीं कहीं इंसर्ट करते आना चाहिए। ज्यादातर ये चीजें इंट्रोडक्शन में इंसर्ट होगी, आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा। पर वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पता है तो जबरन झाड़ रहे हैं आप। तो वो जो झाड़ने वाली चीजें हैं वो क्या है? ये है। ये आपको, अगर आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी पारिस्थितिकी में, इकोसिस्टम में कितनी वैरायटी मिल रही है, कितने प्रकार मिल रहे हैं, किसके किसके? पेड़ पौधों के, जानवरों के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे कीड़े मकोड़ों, इंसेक्ट्स के। कितनी वैरायटी मिल रही है। वैरायटी यानी अगर हम जानवरों की बात करें तो शेर भी है, हाथी भी है, हिरन भी है, गेंडा भी है, सब है। तो ये किसकी वैरायटी हो गई? एनिमल्स की। फिर अगर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर घास भी दिख रही है, छोटी घास, बड़ी घास, यहीं पर कहीं पेड़ भी होगा, अलग अलग टाइप के पेड़ होंगे, तो वो भी एक वैरायटी है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो तो देखेंगे नहीं इसमें ऑब्वियसली। तो इनकी वैरायटी किसमें? एक इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम से क्या मतलब है? कोई एग्जांपल? कोई एग्जांपल? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। आप कहाँ रहते हैं, शहर में कि गांव में? ये एक इकोसिस्टम है। अगर आप शहर से बाहर निकले तो गांव आ जाएगा, वो एक अलग किस्म का इकोसिस्टम होता है। आप राजस्थान चले जाएंगे तो डेजर्ट मिल जाएगा, वो एक अलग इकोसिस्टम होता है। साफ साफ फर्क समझ में आता है। बट क्या आप में से किसी ने वो लाल पत्थर देखा है जिसको क्रॉस करते ही गांव स्टार्ट होता है? क्योंकि वो होता भी नहीं है, धीरे से चेंज होता है। नेचर ऐसे ही धीरे से चेंज होता है, झटके से कुछ चेंज नहीं होता। तो वो जो बीच का पार्ट होता है जहां दोनों सिस्टम मिल रहे होते हैं, उसी को इकोटोन बोल देते हैं। वही क्वेश्चन आया था इस बार। तो इकोसिस्टम क्या हुआ? डेजर्ट एक अलग किस्म का इकोसिस्टम है, फिर जंगल एक अलग किस्म का इकोसिस्टम है, शहर हमारा एक अलग इकोसिस्टम है। तो किसी भी एक इकोसिस्टम को पकड़ो और उसमें कितनी वैरायटी मिल रही है इन चीजों की, उसको बोलते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इसमें नहीं समझ में आ रही कोई चीज नहीं है, डेफिनेशन रटी होना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? रट्टा मारने वाली चीज है, 22 मई। याद होना चाहिए, क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में कि व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हेन डू वी सेलिब्रेट एनवायरनमेंट डे। मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। प्री के लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो 22 मई क्या है? जैव विविधता दिवस। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज जब इंपॉर्टेंट हो जाती है तो हम उसके लिए कानून बना देते हैं। माइनिंग बहुत ज्यादा होने लगे, ठेकेदारी, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, मतलब उसमें पैसा आने लगा, तो वो इंपॉर्टेंट हो गई, तो फौरन इसके लिए एक एक्ट आएगा कि ये नहीं होना चाहिए भाई, ये 5 पेज का कानून है, पास हो गया है, वो आएगा। और जैसे ही एक्ट आएगा, कोई अधिनियम आएगा, वैसे ही उसके साथ क्या बन जाएगी?
एक संस्था, एक बॉडी बन जाएगी जो उस कानून की देखरेख करेगी। कोई एक कानून आ जाएगा बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए एक कानून आ जाएगा। कोई भी जब कानून आता है तो उस कानून को लागू करने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए ना, जो एक बिल्डिंग में बैठेंगे, एक संस्था। तो एक संस्था बनती है कभी भी जब कोई कानून आता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो कानून बना बायोडायवर्सिटी एक्ट कब? 2002। ये रट लो, ये भूलने वाली चीज नहीं है। ये मेंस के किसी भी आंसर में फिट होगी आपकी। बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया? 2002 में। और चूंकि एक्ट आया तो बॉडी बन गई। कौन सी बॉडी बनी? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, 2003, अगले साल बन गई। क्योंकि कानून लागू करना क्यों इतने जल्दबाजी में हुआ होगा? क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर होता है बायोडायवर्सिटी मेंटेन करने को। हम बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं तो यूनेस्को उसमें देखता है कि हाँ कौन सा सही में, और फिर पैसा आता है। तो इस तरह मध्य प्रदेश में 3 हम पढ़ चुके हैं, तो यूनेस्को उसको चुन लेता है, भाई यहाँ पर तुम हिसाब किताब से, ऐसा नहीं कोई भी तुमने इंडस्ट्री खोल दी, कुछ भी कर दिया। तो इंटरनेशनल मामलों में अपनी किरकिरी नहीं होना चाहिए ना, तो फौरन कानून आया कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं जेल में डाल देंगे, उल्टा लटका देंगे। ठीक है, तो ये आ गई अगले साल। और ये कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? चेन्नई। जब इस किस्म का शहर होता है कि दिल्ली में नहीं है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री के लिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई। इसको रट लो और एक सांस में सुना दो मुझे। 4 चीजें पढ़ी हैं हमने, डेफिनेशन और तीनों चीजें। क्या क्या पढ़ा? डेफिनेशन, एक्ट, और बॉडी उसकी, अथॉरिटी और डे। हो सकता है याद, डेट्स की कुछ ना कुछ अपनी ट्रिक बना लेना, आज याद करोगे 2 दिन में भूल जाओगे ना। चलो याद हो गया इतना? कोई सुना सकता है? अंकिता सुनाओ, बाकी तीनों फैक्ट सुना दो। वेरी गुड। चलो, अब आया आपका मेन पहला टॉपिक, बायोडायवर्सिटी के जैव विविधता के प्रकार कितनी तरह की होती है। 3 टाइप पढ़ना है आपको बायोडायवर्सिटी के, 3 टाइप पढ़ना है। पहली है जेनेटिक यानी अनुवांशिक। डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम, विविधता की बात कर रहे हैं। जेनेटिक कैसे होगी? आप इंसान, मैं भी इंसान होपफुली, और बाहर भी इंसान। तो बायोडाइवर्सिटी, हमारे बीच में क्या फर्क है, विविधता क्या है? हमारे बीच में जीन लेवल की, जीन तो समझते हैं ना, जेनेटिक जीन्स, अनुवांशिक, जिन जीन्स से हमें फर्क आता है, किसी की आंख नीली, किसी की काली, किसी की कुछ, कोई लंबा, कोई, ये किस कैसे होता है? जेनेटिक कैरेक्टर से है। जो 23 पेयर जीन्स होते हैं उनमें 99% सब में सेम होता है। सारे इंसानों में 99% हम सब सेम है। वो जो लास्ट का 1% में थोड़ा सा चेंज होता है, उससे बड़े छोटे, नाटे मोटे, काले ऊंचे, ये सब हो जाते हैं। तो इस फर्क को क्या बोलते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसमें कोई ना समझ में आने वाली चीज? इसके एग्जाम्पल क्या होंगे फिर बता दो, नहीं समझ आ गया समझ में तो। एग्जाम्पल क्या दोगे? ये लिखोगे काला गोरा? फिर इंसान कैसे फर्क दिखते हैं? और क्या चाइनीज हमारे जैसे दिखते हैं? सीधा सीधा दिखता है फर्क फिजिकली? क्या क्या यूरोपियन लोग, रशियन और ये सब हमारे जैसे हैं? नहीं है। तो क्या कहलाते हैं ये लोग? चाइनीज और ये नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे लोग हैं, ये मोंगोलॉइड कहलाते हैं। हम क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं। हम जैसे दिखते हैं और हम जिस नस्ल के हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं। तो ये उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनमें जीन्स में ही फर्क है सब इंसान, है सब एक ही स्पीशीज। हम इंसान, हमारी स्पीशी क्या है, प्रजाति क्या है हमारी? इंसान। पर अगर प्रजाति में डिफरेंस आ जाए, हम इंसान है तो कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, हाथी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वही है स्पीशीज, प्रजाति वाली जैव विविधता।
तो इसका तो भर भर के दे देंगे आप लोग। और तीसरी हो जाएगी कम्युनिटी या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी या पारिस्थितिकी जैव विविधता। इसमें क्या हो जाएगा, डेजर्ट में रहने वालों को अलग कर दो, जंगल वाले अलग हो जाएंगे, शहरी वाले अलग कर दो, फिर जो पोल में रहते हैं वो अलग कर दो। इस सबको एक्सप्लेन करते बनेगा, लिखते बनेगा। ये जब 2 लाइन में अपने हाथ से लिख लोगे तभी पढ़ पाओगे। आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मतलब सिविल सर्विसेज को पहली बार ज्वाइन किया, ये सबको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में यही काम आएगा। कोई बुक काम, मतलब पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली बुक चाहिए, पर अपने हाथ का लिखा ही पढ़ पाते हैं। तो क्या देख लिया हमने, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप की हैं, 3, जेनेटिक, स्पीशीज और कम्युनिटी या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं आया कि बायोडाइवर्सिटी को मापेंगे कैसे, मापन, जैव विविधता का मापन, मैपिंग, मापन या मेजरमेंट, किसी एरिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है। क्या जंगल में जितने जानवर होते हैं हमारे बीच में भी मिलते हैं? नहीं मिलते, नहीं मिलते, पक्का, ठीक है। तो जंगलों में जितने जानवर होते हैं और जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने प्लांट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, हमारे बीच में नहीं है। तो अगर कल को कोई, मैं उठ के खड़े होकर बोल दूं कि शहर में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो तुम झापड़ तो मार दोगे, पर खाने को भी तैयार हो जाओगे, क्योंकि तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे कि कैसे नहीं है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे करते हैं। आया समझ में, मेजरमेंट, मैपिंग कैसे करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। तो 3 तरह की, तरीके होते हैं उसके। मान लो ये 3 इकोसिस्टम है, एक ये और एक ये। इकोसिस्टम मतलब हो सकता है ये डेजर्ट हो, ये ग्रासलैंड हो, ये रेगिस्तान हो, ये घास वाला क्षेत्र हो, और ये कुछ शहरी क्षेत्र हो। मान लो हम यहाँ पर जाकर के देखेंगे कि कितनी तरह की वैरायटी मिल रही है। हमने देखा एक हाथी मिल गया, इंसान मिल गया, इंसान भी 2 टाइप के मिल गए। ये 2 टाइप नहीं है, एक ही टाइप के 2 इंसान मिल गए, और एक और वैरायटी कुछ और मिल गई। तो जो कॉमन है उसको तो छोड़ देंगे, हम वैरायटी देख रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हर कुत्ते को गिनेंगे, हर कुत्ते को गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंसस हो जाएगा, वो जनसंख्या हो जाएगी। वो एक अलग टॉपिक होता है, पॉपुलेशन हम पढ़ चुके हैं, कितने हमारे यहाँ बकरियां हैं, कितना भैंस वैस है, पर वो सेंसस हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी में एक स्पीशी को एक ही बार काउंट करेंगे। तो कितनी है यहाँ पर, 1 2 3। तो यहाँ का अल्फा क्या हो जाएगा। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि अल्फा किसको बोलते हैं, एक इकोसिस्टम में कितनी वैरायटी है उसको अल्फा बोलते हैं। अब डायग्राम में देख करके बीटा समझ में आ रहा है कि क्या है। लास्ट में आंसर लिखना है यार, ये सब रटते जाना चाहिए। लास्ट में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लिखना है, ठीक है। बीटा क्या है, जब 2 इकोसिस्टम को कंपेयर करते हैं तो हम बीटा निकालते हैं। तो बीटा को कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पर देख लिया कि कितनी वैरायटी है, यहाँ पर भी देख लिया कितनी वैरायटी है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कि कोई वैरायटी ऐसी तो नहीं है कि यहाँ पर भी है वो यहाँ पर भी है, तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे और टोटल कितनी आ जाएगी। तो यहाँ पर कितनी है, 5 बोल रहा है, काउंट करो कैसे 5 है, यहाँ पर 3 तो है ही है। अब यहाँ पर कोई कॉमन है क्या, नहीं है। मान लो ये ट्राइंगल भी यहाँ पर बना होता रेड कलर का, तो इसका अल्फा तो 3 हो जाता, पर जब बीटा काउंट करते तो 5 ही रहता। कंफ्यूजन आगे तो नहीं समझ में आएगा। तो बीटा को क्या लिख दिया इन्होंने, 5। बीटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बीटा को रेशो भी लिखा जाता है, दिस बाय दिस, 3/2। समझ में आया। 3/5 मतलब अल्फा अपॉन बीटा ऐसे लिखा जाएगा।
रेशो ऐसे आपको कभी कैलकुलेट करने के लिए नहीं देगा, पर आपको पता होना चाहिए कैसे होना होता है, क्योंकि जब डिफाइन करना हो तो कंसेप्ट क्लियर हो तो बन जाता है हमसे। और फाइनली गामा, इस पूरी इस इकोसिस्टम में इन तीनों को कंबाइन करके जितनी वैरायटी है उसको क्या बोलेंगे, गामा। अब ऐसा नहीं कि तीन ही इकोसिस्टम लेंगे हर बार, 6, 8, 10, 12, 15, 15 करोड़, 20 अरब, जितना मानो आप लोगों का ले लेना। कितनी चीजें पढ़ ली हमने? टाइप्स बोलो। जेनेटिक, स्पीशीज और कम्युनिटी, हिंदी में बोलो कोई। अनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी। मेजरमेंट कैसे करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। जब हम मेंस की सिनॉप्सिस बनाते हैं तो ये कंसेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए, और सिनॉप्सिस में सिर्फ लिख दोगे मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी अल्फा, बीटा, गामा। क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे एक के बाद एक लगातार 6 एग्जाम, तो रात को सिर्फ अल्फा, बीटा, गामा ही पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अगर ऐसा लगता है कि कभी लाइफ में मेंस देना है तो सिनॉप्सिस जितनी जल्दी तैयार कर लो उतना अच्छा है, बिना उसके नैया पार नहीं होगी। ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की प्रवणता। क्या? जैव विविधता की प्रवणता, ग्रेडियंट। क्या होता है ग्रेडियंट? एयर प्रेशर में हम एयर और ये सब जब हमने पढ़ा था तो ग्रेडियंट पढ़ा था हमने। ग्रेडियंट वर्ड का क्या मतलब होता है? प्रवणता से क्या मतलब है? अच्छा, लिटरल मीनिंग क्या होता है ग्रेडियंट का? ढलान। ठीक है, जब किसी दो एरिया में कुछ फर्क हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चेंज आ रहा हो, तो उस स्लोप को या उस फर्क को ग्रेडियंट बोलेंगे। जैसे एयर जो है हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो होती है, तो हम इसको ग्रेडियंट बोल देंगे, इसको ग्रेडियंट बोल देंगे। कहीं पानी ज्यादा गहरा होगा, कहीं कम होगा, वो भी एक ग्रेडियंट है, फर्क है। तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, वो उसका ग्रेडियंट कहला जाएगा, उसकी प्रवणता कहला जाएगी। क्या दिक्कत है? वैसे हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं बेचारे में? नहीं आएगा समझ में? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अगर 10 डॉग मिले कहीं, सिर्फ 10 डॉग रहते हैं एक ही किस्म में, तो उसकी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? 1। अगर 2 इंसान भी रहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? 2 हो गए, डॉग और इंसान, 2 हो गए। अब यहीं पर उनके पास एक एलिफेंट भी है, 3 हो गई, बायोडाइवर्सिटी हो गई ना। ये ऐसा कोई शहर होगा क्या कि जहाँ पर सिर्फ 2 इंसान, एक एलिफेंट और 10 कुत्ते रहते हो? नहीं होगा। तो आप उसको मेजर करेंगे। हमने यहाँ पर क्या मेजर किया कि 3 है। जिस शहर की हमने हाइपोथेटिकल शहर लिया उसकी बायोडाइवर्सिटी 3 है। बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गई ना क्या है? बायोडाइवर्सिटी 3 है। हमने उसके बारे में बात की कितने टाइप की हो सकती है। वो अगर वो 2 इंसान जो थे, एक चाइनीज हो और एक ऑस्ट्रेलियन हो, तो हम 4 कर देंगे उसकी बायोडाइवर्सिटी। तो यानी जेनेटिक लेवल पर हो गई बायोडाइवर्सिटी। तो टाइप हुआ वो। हमने मेजर करना भी सीख लिया, कैसे मेजर किया उसको, कि कॉमन चीज को एक ही बार गिनेंगे, मेजर करना सीख लिया। अब सवाल ये आता है कि हमसे अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा ये वैरायटी कहाँ पर मिलेगी, आपको क्या लगता है? ये वैरायटी जो है, हो सकता है किसी जगह 500 किस्म के इंसान रहते हो, हमें पता ही नहीं है। 1000 किस्म के पेड़ पौधे हो, हमें पता ही नहीं है। तो कहीं पर ज्यादा कहीं कम तो होता होगा ना दुनिया में। जबलपुर में आपको कहीं ज्यादा कहीं कम मिल जाएगा ना, भंवरताल गार्डन जैसा आपके घर में तो गार्डन नहीं होगा ना, तो कुछ फर्क होगा ना। तो भंवरताल गार्डन से लेके आपके घर तक एक लाइन खींचो और गिनते जाओ कितने पेड़ पौधे मिले, कितने इंसान मिले, कितना क्या क्या। तो भंवरताल गार्डन अगर यहाँ पर होगा तो आपका घर यहाँ कहीं होगा। तो ये एक स्लोप हुआ ना, ज्यादा से कम की तरफ फर्क हुआ ना, इसी फर्क को ग्रेडियंट बोल देंगे।
पर हमको भंवरताल गार्डन से अपना घर नहीं नापना है, हमको दुनिया देखना है कि दुनिया में ये फर्क कितना है, कहाँ पर ज्यादा मिलता है, कहाँ कम मिलता है। अभी समझ में आया? तो दुनिया में क्या होता है। आप ग्रेजुएट हो, क्या सब्जेक्ट है आपका? Okay. ये वर्ल्ड मैप है, पता है ये हम है इंडिया, ये श्रीलंका दिख रहा है मैप तुम लोगों को? मैप दिख रहा है, ये श्रीलंका, ये इंडिया, ये हम है ना। 0 डिग्री लाइन कहाँ से निकलती है? इंडिया के नीचे से, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और उसके 23.5 डिग्री ऊपर एक लाइन और 23.5 डिग्री नीचे एक लाइन, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा। क्यों ये लाइन खींची गई है? क्यों ये लाइन खींची गई? क्योंकि जो सन होता है, सन पूरे साल इन्हीं 3 लाइन के बीच में ऊपर नीचे होता है, 3-3 महीने। 3 महीने यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा, फिर 3 महीने यहां से यहां तक, फिर वापस आएगा, और ऐसे करके दिसंबर टू जनवरी, जनवरी टू दिसंबर, पूरे साल में इन्हीं 3 लाइन्स के बीच में सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है। इतना समझ में आया आपको? या इन्हीं 3 लाइन के बीच में जो भी कंट्रीज पढ़ेंगी, ये कुछ कंट्रीज पढ़ रही है ना, जैसे इंडिया का भी इतना पोर्शन पढ़ रहा, यहाँ सबसे ज्यादा सनलाइट डायरेक्ट मिलेगी, सबसे ज्यादा गर्म एरिया यही होंगे। अब जब इस लाइन के ऊपर जाओगे, कश्मीर इसके अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, बर्फ पड़ती है। यूरोप पूरा इसके ऊपर, इतने ऊपर आ रहा है, बर्फ में ढका रहता है। रशिया ये पूरा बर्फ में ढका रहता है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये लोगों को पता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होगी? जब पानी पर सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ेगा, वो इवेपोरेट होके ऊपर जाएगा और वो बरसेगा। तो जहां सनलाइट वहीं सबसे ज्यादा बारिश। जहां बारिश होगी, जहां पर जमीन में पेड़ पौधे नहीं उगते, जब बारिश होती है तो दीवारों पर भी काई जम जाती है। मतलब स्पीशीज सबसे ज्यादा ग्रो कहाँ करेंगी? जहां सबसे ज्यादा बारिश होगी। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी? सबसे ज्यादा सनलाइट, यानी इक्वेटर के आसपास। और जितना इक्वेटर से आप दूर जाते जाओगे, सनलाइट से आप दूर जाते जाओगे, बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? जब हम जमीन पे चल रहे हैं, जमीन 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 की बात कर रहे हैं। एक जमीन से ऊपर भी उठते हैं ना पहाड़, तो अभी हमने जमीन की बात की। तो अगर आपसे पूछे कि बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट लैटिट्यूडनल क्या होता है? लैटिट्यूड यानी अक्षांश, लेटा हुआ। ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं, ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। हर 1 डिग्री पे एक लाइन खींच दो। ये हमने खींची है, ऊपर वाले ने नहीं खींची। ग्लोब पे हम लेटी हुई लाइंस खींच देते तो लैटिट्यूड। इंग्लिश मीडियम में आपका, ग्लोब पे जब हम लेटी हुई लाइंस खींच दें हर डिग्री पे तो लैटिट्यूड हो जाता है ना। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि जब हम खड़ी लाइन खींच देंगे ऐसे, इसको क्या बोल देंगे? लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग वाली लॉन्गिट्यूड, लेटी वाली लैटिट्यूड, तो हर ये कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो हमको किसी को लोकेशन बताना होगा कि इतने डिग्री इतने मिनट, तो ये जहां क्रॉस हो रही है उस हिसाब से हम बता देते हैं उसकी लोकेशन। आगे समझ में? तो जैसे जैसे इस इक्वेटर से हम बढ़ेंगे ऊपर, वैसे वैसे सनलाइट कम होती जाएगी, ऊपर चाहे नीचे। तो ग्रेडियंट अगर आपसे कोई पूछेगा कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी का कैसा होता है, तो आप उसको बोलोगे इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। क्लियर है? तो ये क्या पढ़ा हमने? अक्षांशीय प्रवणता। ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा किस किस एंगल से पढ़ते हैं? एल्टीट्यूड। कभी रेलवे स्टेशन गए हैं आप लोग? नाम क्या है इसका? जागृति। रेलवे स्टेशन पे कभी गौर किया है, जो स्टेशन में स्टार्ट होते ही येलो कलर का बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। क्या होती है वो? नहीं, ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या होता है?
नहीं पता? समझो, सी का जो सरफेस हुआ वो एक हाइट पर है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप बॉम्बे में सी है, तमिलनाडु में सी है, जहां पर भी, जब आप जमीन की तरफ चलोगे तो धीरे धीरे उसका ऊंचाई बढ़ती जाती है। हर शहर एक ऊंचाई पर होता है, कलेक्ट्रेट से उसकी ऊंचाई नापते हैं ज्यादातर। अब जबलपुर में हर जगह तो एक ऊंचाई पर नहीं होगी ना, स्टेशन पे लिख दिया तुम लड़ने पहुंच जाओ कि हमारा घर, तो कलेक्ट्रेट क्योंकि वो सेंटर में होता है। तो सी लेवल से जो शहर की आपकी ऊंचाई है उसको बोलते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। हर शहर की एक हाइट होती है, सी लेवल ही क्यों? अच्छा, तो हमारे पास तो ये वाला सी हो गया, अरेबियन सी। यहाँ के सी लेवल का क्या करेंगे फिर? पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में जितने भी सी हैं, एक होता है ओशन, एक होता है सी। जब ओशन किसी जमीन से टच हो जाता है तो हम उसका कुछ नाम रख देते हैं। इंडिया से टच हुआ तो इंडियन ओशन, अरेबियन पेनिनसुला से टच हुआ तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल बंगाल से टच हुआ। ऐसे पूरी दुनिया में ओशंस के वो पार्ट जो किसी लैंड से टच हुए, ये सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ इसलिए एक बार में समझना, ठीक है? ये लोगों का टाइम वेस्ट है। जब किसी जमीन से किसी कंट्री से टच होते हैं तो उसके नाम पर ज्यादातर रख दिए जाते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, वो भी एक सी है। ऐसे पूरी दुनिया में सी हैं, और दुनिया में जितने भी सी हैं वो आपस में कनेक्टेड है, तभी वो सी है। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो वो रहने दो कितना भी बड़ा हो, उसको हम लेक बोल देंगे। आ गया समझ में? जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे कभी तो और डिटेल बता दूंगा। तो सी लेवल इसलिए लेते हैं कि जब हमने बोल दिया कि हिमालय सी लेवल से 8,500 मीटर ऊंचा है, तो पूरी दुनिया के लोग समझ जाएंगे कि हमारा जो सी लेवल है ना, किसी भी सी लेवल से, क्योंकि उससे 8,500 ऊंचा है। आगे समझो। तो हम क्या बात कर रहे हैं? एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड यानी जमीन से हाइट। अभी हमने क्या देखा था कि जमीन में हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इक्वेटर से दूर, बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। पर क्या हम जमीन से जब ऊपर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा? तो ऊपर कैसे उड़ेंगे? हमारे क्या पर लगे? नहीं लगे। पर हम पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं। हिमालय पे सबसे ऊंचे जाके 8,500 मीटर ऊपर तो जा सकते हैं। तो जब ये हाइट बढ़ेगी तो वो पूछ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा? कैसे? क्या पोल्स पे पेड़ नहीं होते? पोल्स पे पेड़ नहीं होते? कोनिकल ट्रीज नहीं देखे क्रिसमस वाले? होते हैं, तो उनको पेड़ नहीं मानते अपन? मानते हैं। क्या बियर, वाइट बियर नहीं होते, पेंगुइन नहीं होते? पर कम होते हैं। ये बात सही है, पर पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या है पीछे उसका। तो सबसे ज्यादा पेड़ कहाँ, सबसे ज्यादा जानवर कहाँ? लैंड पर। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे कम होता जाएगा। अगर बहुत डीप, इतने में आपका काम चल जाएगा मेंस का। पर आपको ये पता होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं, इक्वेटर जो होती है, इक्वेटर पे इतनी बारिश होती है कि गर्मी इक्वेटर में सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पूरे साल सबसे ज्यादा सनलाइट मिलेगी। और पूरे साल यहाँ बारिश होती है, इसलिए बादल भी छाए रहते हैं। इसलिए इक्वेटर से 5-10 डिग्री ऊपर, 5-10 डिग्री नीचे उतनी सनलाइट नहीं होती जितनी उसके थोड़ा ऊपर के बाद मिलेगी, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। इस तरीके से जब हम ऊपर चढ़ते हैं, बारिश कैसे होती है? बारिश कैसे होती है? यहाँ से पानी हवा के साथ ऊपर उठा, वो बादल के फॉर्म में चल के आ रहा है। वो तब तक बरसेगा नहीं जब तक वो किसी चीज से टकराए ना। तो हमारी हाइट तो इतनी नहीं है कि हमसे टकराए। किससे टकराएगा? माउंटेन से टकराएगा, और जहां पर उसको माउंटेन मिलेंगे वहां बारिश हो जाएगी। सबसे पहले कहाँ मिलती है? इंडिया में। ये इंडिया है, और यहाँ से आती है हवाएं, तो वेस्टर्न घाट पे मिल जाती है। ये वेस्टर्न घाट कहलाता है। ये सब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना? इस जरूरत है ना कि मैं बिला वजह एक्सप्लेन कर रहा हूँ? है ना? वेस्टर्न घाट पे बारिश कैसे होती है? ऐसी होती है। तो जब किसी पहाड़ की बारी आती है तो बादल जब चलते हैं इस तरह, तो यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, यहाँ पर थोड़ा हाइट मिलने लगती है तो यहाँ मैक्सिमम बारिश होती है।
और फिर यहाँ पर फिर कम होती है। ये हम वर्षा की व्युत्क्रमणता में पढ़ चुके हैं। किसमें? इन्वर्जन ऑफ रेन कहलाता है ये। कम, ज्यादा, कम, इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ रेन। ये क्वेश्चन आ चुका है। इन्वर्जन ऑफ रेन क्या कहलाती है? तो जहां ज्यादा रेन होगी वहां ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। तो अब समझ में आ गया कि हाइट के साथ बायोडाइवर्सिटी कैसे बढ़ेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वर्षा की व्युत्क्रमणता बताइए, तो ये बता सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करते बनेगा, डायग्राम बनाते बनेगा, वर्ल्ड मैप बनाते आना चाहिए। 6-8 महीने से मैं यहाँ बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। क्या क्या पढ़ लिया? टाइप, मेजरमेंट और ग्रेडियंट, और उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन अभी देन करना है, तो रटना चाहिए अभी के अभी। क्राइसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब संकट, बायोडाइवर्सिटी पे संकट। यही इसी के लिए हम सब कुछ अभी तक जो कर रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, कर रहे थे। अभी से 100 साल पहले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोग कच्चे घरों में रहते थे, जंगल वंगल नहीं काट रहे थे, और थोड़ा बहुत काटते भी थे तो इतना नुकसान नहीं था कि एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ने लगे। अब फर्क पड़ने लगा है। अब इंडस्ट्रीज भी ज्यादा है, कार्बन इमिशन भी हर इंडस्ट्री से ज्यादा होता है, पोल्यूशन भी। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमको ट्रीज भी काम करते जा रहे हैं। और जब ट्री जंगल काटते हैं तो उस जंगल में रहने वाले जो स्पीशीज हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और जब रेगिस्तान में रहने वाले किसी जीव जंतु का रेगिस्तान खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि वो कश्मीर में रह के जिंदा रह जाएगा, उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। और ये ठीक नहीं है इंसान के लिए। इसलिए अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बातें सुनते हैं, रामसर साइट्स की बात सुनते हैं, बायोस्फीयर्स की बात सुनते हैं हम, क्योंकि यूनेस्को बोलता है कि इनको बचाओ, आप क्या, आप खतरे में है ये, और अगर नहीं बचेगा तो पूरी दुनिया में थू थू होती है। इसलिए फॉरेन कानून बनते हैं, फॉरेन उसके रेगुलेशंस किए जाते हैं, फॉरेन बॉडीज बनती हैं जो उस पर कंट्रोल करती हैं, और उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा भाई ये बायोस्फीयर जोन है, यहाँ घर ना बना लेना, या तुम्हारी फैक्ट्री का कचरा ना डाल देना, नहीं तो उल्टा लटका देंगे पेड़ों से। होता है ऐसा। तो हमको ये पढ़ना है कि क्या क्या वजह है जिनकी वजह से ये संकट आ रहा है जैव विविधता पे। सबसे पहली वजह, ये IAS यूपीएससी में पूछा हुआ प्री का क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, और ये सारे ऑप्शन में है और सारा खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा क्या है? आवास का विनाश, लॉस ऑफ हैबिटेट। पानी में रहने वाले को जब पानी नहीं मिलेगा, आवास का उसके अगर विनाश हो जाएगा, तो उसकी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या है? पोल्यूशन, प्रदूषण, कार्बन इमिशन ज्यादा, बारिश कम, जंगल खत्म, नदियां खत्म। कई नदियां खत्म हो चुकी हैं जो सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट है, या बहुत सी नदियां जिनमें रेन से ही सिर्फ पानी आता है, तो वो गर्मी के टाइम में ऑलमोस्ट खत्म के कगार पे आ जाती हैं, क्योंकि ग्लेशियर में उससे पानी मिलने का उसको और कोई सोर्स है नहीं। तो उसके जो जीव जंतु कहाँ जाएंगे? उसका जो मरीन एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे वो स्पीशीज खत्म हो जाती हैं बहुत बड़े लेवल पर। और हर स्पीशी का नेचर में एक डिफाइंड रोल है। ये बहुत ही मोटी बुद्धि का कोई इंसान होगा जिसको ये बात हजम ना हो या समझ में ना आए। जब साइंस इतना आगे बढ़ गया है तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा, वरना हम भी दिक्कत में आ जाएंगे। पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन चाहिए, फैक्ट्रीज लगेंगी, जंगल कटेंगे, कंक्रीट के जंगल बढ़ेंगे। सीधी सीधी बातें हैं ये। पॉवर्टी, गरीबी बढ़े रहेगी तो गैस चूल्हा कोई नहीं खरीदेगा, जंगल काट के लकड़ी जलाएगा। क्लाइमेट चेंज, नहीं क्या, कैसे? क्लाइमेट चेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलवायु परिवर्तन। ये तो है ही उसके इसी वजह से कि फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, कार्बन इमिशन ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके अलावा आपको जो सूझे जिसकी वजह से आपको लगता है जंगल खतरे में है, जब जानवर खतरे में है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
अब इसमें आंसर को अपने अच्छा बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ये बातें। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में ये बात लिख दीजिए कि बायोडाइवर्सिटी अभी तक सब कुछ ठीक था, 50% जो बायोडाइवर्सिटी है पिछले 150 सालों में ही खत्म हो गई है। मतलब हम, हमारे मम्मी पापा और दादा दादाजी। क्यों हम फिक्र कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की? क्योंकि 50% यही एक दो पीढ़ी ने खत्म कर डाली है। तो ये ऐसी चीजें इंट्रोडक्शन में लिखी जाएंगी। और ये जो रेट, जिस रेट से ये खत्म हो रही है, ये वो रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 150 सालों में, शुरू के 75 साल में जितने नहीं खत्म हुए होंगे, अब के 10 सालों में खत्म हो जा रहे हैं। तो वो रेट भी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हमको वो मेजर्स लेना है, वो रूल्स रेगुलेशंस लागू करने हैं जिनसे इस चीज को में कमी आए। आप लोगों ने, साइबेरियन बर्ड्स आती हैं राजस्थान में, अब ना आना बंद हो गई हैं। कई रीजन दिए जाते हैं उसके। एक रीजन उसका जो विंड मिल्स लग रही है ना, वो भी है। वो विंड मिल्स जो लगती हैं उससे एक पर्टिकुलर वेव जनरेट होती है, और इसकी वजह से वो डाइवर्ट हो गए। ऐसे और भी बहुत सारे बर्ड्स आते थे हम इंडिया में या पूरी दुनिया में, जो भी उनकी शिफ्टिंग होती थी मौसम के हिसाब से। 96 से 2000 के बीच में 8% सीधा सीधा कम हो गया। और आगे आने वाले टाइम, बहुत जल्दी रिसेंट टाइम में, दुनिया की आधी प्रजातियां, टाइगर तो गिन गिन के पाल रहे हैं अब हम, इवेंट हो जा रहा है 6 ले आए तो, जश्न मनाया जा रहा है टाइगर आ गया। पहले मारते फिरते थे ठाकुर जी, ठाकुर साहब। आगे आने वाले टाइम पे पेड़ों के वो लगा करेंगे, फोटोज घर में लगा करेंगे। और जंगल देखना है तो यूएस जाना पड़ेगा। इस टाइप का टाइम आने वाला है, तो ऐसा ना हो इसी की कोशिश कर रहे हैं हम। 2/3 of vertebrates species could perish by end of this century। इसी सेंचुरी जिसमें हम रह रहे हैं, 2/3 वर्टिब्रेट्स यानी सरीसृप, नहीं सरीसृप नहीं, वर्टिब्रेट्स यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, कशेरुकी। वर्टिब्रेट्स देख लेना, गूगल कर लेना। 2/3 इस सेंचुरी के एंड में खत्म हो जाएंगे अगर इसी तरीके से। आंसर फ्रेम करते बनेगा, 2-2 पेज भरते बनेंगे इसमें, डायग्राम के साथ, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की बॉडी के साथ, और क्या क्या डेटा इंसर्ट करना है बीच में उसके साथ। आप लोग अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स पढ़ के आ रहे हैं, तो वो कहाँ पर आपका फिट होगा, हर टॉपिक में अपने हिसाब से भी लिख लेना, और मैं भी बताते चलूंगा। जैसे कल हमने इंदौर वाला देख लिया था कि 7th टाइम उसको मिला है, वहाँ के लोग अवेयर हो गए हैं, स्वच्छता वाला अवार्ड। यही चीजें आपके आंसर को इम्प्रेसिव बनाती हैं। तो सवाल ये होता है कि सब खोपड़ी हमने जला ली की, क्या होता है, कैसे मेजर करेंगे, क्या दिक्कत है, कैसे उसको बचाएंगे, ये करना है ना हमें। उसी पे आके संरक्षण किसका, जैव विविधता का संरक्षण कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके प्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, और मेंस में भी बनेंगे। दो किस्म के कंजर्वेशन या संरक्षण दो किस्म से किया जा सकता है। किसको बचाना है हमें? प्लांट्स, एनिमल्स, हरियाली, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको बचा लेना है। दो तरीके हैं इसके, कि टाइगर खतरे में है तो उसको लाओ और चिड़ियाघर में रख दो। नहीं, हाँ, क्यों चिड़ियाघर में मार देते हैं क्या? फिर नहीं, क्यों? दो तरीके हैं, एक
ये कि जिस जगह वो रह रहे हैं, सीधी बात है, जिस जगह वो रह रहे हैं उस जगह को ही सेव कर दो, यहाँ कोई आना नहीं है, कोई पेड़ नहीं काटना। और दूसरा, जिस जगह से मैं रह रहे हैं उससे उठा करके लाओ, एक्सटर्नल, बाहर ले आओ, या तो उसी स्थान पर कर दो या वहां से उठा करके उनको सेव कर दो, चिड़ियाघर में ले आओ, जू में ले आओ, ऐसा कुछ कर दो। तो जब वहीं पर कर देंगे हम, उसी स्थान पर, तो उसको बोलेंगे स्वस्थाने, इन सीटू, उसी सिचुएशन में उसको एस्टेब्लिश कर दिया, इन सिचुएशन, इनसाइड, इनसाइड द सेम सिचुएशन, इन सीटू। और जब बाहर ला करके करेंगे तो एक्स सीटू, स्वस्थाने और बाह्य स्थाने। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं स्वस्थाने के? क्या? और सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में क्या फर्क होता है? अभयारण्य, सेंचुरी को क्या बोलते हैं? अभयारण्य। नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैविक उद्यान, नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व। क्या फर्क होता है तीनों में? क्या बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को यार? इजी सी टर्म है, ध्यान नहीं आ रही। बायो, जैव, रिजर्व को क्या बोलते हैं? गूगल करो ना, फोन में मेरे पास। क्या फर्क होता है तीनों में, सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में? कान्हा क्या है? पक्का कि सेंचुरी है? नेशनल पार्क है? क्या फर्क होता है दोनों में? ये लोगों को नहीं पता है, कैसे तुम्हें पता? ये तुमने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है सिविल सर्विसेज के लिए? इसके पहले कहीं नहीं किया? पहले कुछ अपने से पढ़ा है? ये पॉइंट सबको नहीं पता होगा, ये अच्छा पॉइंट पता है तुम्हें। तुम लोगों को नहीं पता था ना, मैं बता चुका हूँ जबकि। तुम लोग अंदाज लगा जहाँ लकड़ी नहीं कटेगी, है ना, वही कर रहे थे ना? क्या है? जैव मंडल। तो सेंचुरी वो होती है जहां पर किसी एक स्पीशी को, किसी एक जानवर को कंजर्व किया जाए। पर ज्यादातर ये होता है कि कंजर्व करते हैं तो वहां दूसरे जानवर भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया हो जाता है, तो वो उसको फिर नेशनल पार्क बना दिया जाता है। तो जब बहुत सारे जानवरों को सुरक्षित रखा जाए तो उसको बोलते हैं नेशनल पार्क। और जब उस नेशनल पार्क में जानवरों के अलावा कुछ ट्राइब्स भी रह रही होंगी पुराने जमाने से, जो जंगल में रहती हैं, और उस एरिया को और ज्यादा कंजर्व करते हैं, उसके आसपास के भी, कि ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व, पूरा जैव मंडल कंजर्व करते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये बेसिक फर्क होता है सेंचुरी, नेशनल पार्क। तो क्या हम नेशनल पार्क को उठा करके उसकी जगह से कहीं और ले जाते हैं? वहीं रखते हैं ना। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इन सीटू का, स्वस्थाने का। तो क्या क्या हो जाएगा? सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। अब एक होता है पवित्र वन, सेक्रेट फॉरेस्ट, यानी जो ट्राइब्स होती हैं, जैसे हमने बूढ़ा देव सुना है, किस वृक्ष में रहते हैं बूढ़ा देव? साज। साज में साल नहीं है, साज वृक्ष में, तो वो उनके लिए पवित्र हो गया ना। तो अगर हम कहीं पर, साज वृक्ष हैं बहुत सारे, ये पेड़ हैं, उनको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दें, कोई जाना नहीं, झांकना नहीं, चप्पल पहन के मत जाना, तो वो कंजर्व हो जाएगा ना। तो वही तो इंसिटू हो गया ना, पेड़ भी तो बचाने हैं ना हमें, तो वो भी तो इंसिटू का एग्जाम्पल हो गया ना। उसके बाद कम्युनिटी रिजर्व, आपकी कॉलोनी के लोग कसम खा लें कि इस पेड़ को किसी ने छुआ तो उसको काट डालेंगे।
अपना अंगूठा काटें और तिलक लगा लें, ऐसी कुछ कसम खा लें हम लोग जहाँ रहते हैं सब। तो कम्युनिटी रिजर्व, ऐसो को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है। मरीन प्रोटेक्टिव, समुद्री जीव जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ एरिया डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, हॉट स्पॉट्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, जहां पर ज्यादा या तो खतरा हो या ज्यादा स्पीशीज मिलती हो, कि वहां जाकर के मछली ना पकड़ने बैठ जाना कि हम पिकनिक करने आए। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सब? इन सीटू के। इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेशनल पार्क में बहुत सारे नाम, 500 तो याद ही होंगे कम से कम, नहीं है? कर लो, हर स्टेट के 3-4, हर स्टेट के 3-4 होने चाहिए, हर स्टेट के कम से कम 3-4 सैंक्चुरीज पता होना चाहिए, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर पता होना चाहिए। तो ये हो गया NC2 के। हमें क्वेश्चन पूछ लेगा कंजर्वेशन का, तो ये लिख देंगे, उनके एग्जाम्पल लिख देंगे, क्या होते हैं वो लिख देंगे, ठीक है? अब XC2 के क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जू हमने देख लिया, चिड़ियाघर। उसके बाद सीड बैंक बनते हैं, बीज बैंक। क्या होता है? कोई स्पीशी हमको लगता है कोई पौधे की प्रजाति खत्म हो रही है, कहीं मिलती ही नहीं है, तो उसके सीड को प्रिजर्व कर ले। जीन बैंक, बस जला हरे टमाटर भी मिलते थे, अब दिखते नहीं है, तो मतलब टमाटर तो मिल रहे हैं पर उसका कौन सा, उस जीन के फर्क से जो हरा वाला मिल रहा था वो नहीं मिल रहा, तो उस जीन को हमने प्रिजर्व कर लिया, उसको बैंक में रख लिया कंजर्व करके। स्पर्म बैंक, कोई जानवर, कोई इंसान, मेल फीमेल होते हैं जिनमें, उनमें उसके स्पर्म को या ओवम को कंजर्व कर लिया, तो वो स्पर्म बैंक में होता है। तो ये सब बाहर ले जाकर के कर रहे हैं ना, जहाँ पेड़ पौधे हो रहे थे वहीं तो नहीं कर रहे हैं, उनको अलग से कर रहे हैं, बाह्य स्थान है। और इनको बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? वनस्पतिक उद्यान। इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ पर है? कोलकाता में, जगदीश चंद्र बोटेनिकल गार्डन, कोलकाता में। क्या होता है ये? अच्छा, हम लगाते हैं कि खुद होता है? कैसे? देखा है तुमने, कोई विजिट किया? हाँ हाँ, तो बोटेनिकल गार्डन हम लगाते हैं, अलग अलग स्पीशीज के हम लगाते हैं। सबसे बड़ा सीड बैंक कहाँ पर है? लद्दाख में, सबसे बड़ा सीड बैंक, ठीक है? बोटेनिकल गार्डन। इन इन तीनों को कैसे प्रिजर्व करते हैं? सीड, जीन, स्पर्म, क्रायो प्रिजर्वेशन से। क्रायो का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा ठंडे की बात कर रहे होते हैं, तो नाइट्रोजन को लिक्विड बना लेते हैं 100 डिग्री, -100 डिग्री, -150, 100 -150 डिग्री सेल्सियस, जितने लो टेम्परेचर पे नाइट्रोजन को लिक्विड स्टेज में रख के इनको उसमें रखा जाता है, तो ये प्रिजर्व हो जाते हैं। क्या? जीन, सीड, स्पर्म्स, ये खराब नहीं होते, इनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो कैसे किया जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन से। तो NC2 और XC2, कोई दिक्कत? क्या क्या पढ़ लिया हमने? टाइप बोलो, बायोडाइवर्सिटी के टाइप बोलो। डे कब मनाया जाता है? 22 मई। एक्ट कब आया? और बॉडी कब बनी? कहाँ पर है? नाम क्या है बॉडी का? अथॉरिटी याद रहना चाहिए, इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए वो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, अथॉरिटी याद होना चाहिए, हिंदी में प्राधिकरण, ठीक है? टाइप क्या क्या थे? जीन, स्पीशी और कम्युनिटी। मेजरमेंट क्या क्या था? अल्फा, बीटा, गामा। उसके बाद क्या पढ़ा? ग्रेडियंट। तो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल, नॉट लॉन्गिट्यूड, है ना? नेक्स्ट क्या पढ़ा? क्राइसिस। क्या क्या था उसमें? सबसे पहले लॉस ऑफ हैबिटेट, आवास का विनाश। उसके बाद फिर जो मन में आए, पापा बीड़ी पीते हैं, मम्मी गुटखा खाती हैं, ऐसा कुछ तो कर दो। नेक्स्ट,
कंजर्वेशन कैसे करेंगे? इन सीटू एक्स सीटू। इन सीटू में क्या क्या आएगा वो बताना है, एग्जाम्पल देना है। एक्स सीटू में क्या आएगा? एग्जाम्पल देना है। कैसे करते हैं वो मेथड, क्रायो प्रिजर्वेशन है। कहाँ कहाँ पर सबसे बड़ा सीड बैंक कहाँ है? लद्दाख में है। सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में है। अलीपुर में क्या है? कुछ है भूल रहा हूँ। सबसे बड़ा जू अलीपुर, कोलकाता के ही अलीपुर में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जू है। सबसे बड़ा सीड बैंक है तुम्हारा लद्दाख में। सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे? जगदीश चंद्र बोटेनिकल गार्डन, कोलकाता। एक इसमें और लिख सकते हो, एक्वेरियम। मछली हम समंदर से निकाल के अपने घर की शोभा बना लेते हैं और खाना देना भूल जाते हैं। अब कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है एक बायोडाइवर्सिटी में? कुछ खास, कुछ पर्टिकुलर प्रजातियां जो हैं, स्पीशीज जो हैं, उनको हमने कुछ टर्म दी हुई है, वो हमें देखना है। सबसे पहले कीटोन। कीटोन क्या कहलाती है? कोई किसी स्पीशीज को, कोई बंदर है, कोई इंसान है, कोई हाथी घोड़ा जो भी है, उसको कीटोन कब कहेंगे? ये बता चुका हूँ तुम लोगों को ना। सबसे ज्यादा हो, जो सबसे डोमिनेंट हो? नहीं। कीटोन जो होती है जो की का काम करे। फॉर एग्जाम्पल, किसी इकोसिस्टम में जो की का काम करे। इकोसिस्टम यानी क्या? तो पूरी दुनिया आ जाएगी। कोई एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे डेजर्ट हो गया, वो किसी एक इकोसिस्टम में जो की का काम करे। कैसे काम करे? ट्रॉपिकल रीजन में जो जंगल होते हैं, तेज गर्मी में पूरे सूख जाते हैं, तो जो जानवर होंगे क्या खाएंगे? तो बंदर जो होते हैं अपनी जान फिग्स खा करके बचाते हैं, क्योंकि फिग्स सूखता नहीं। फिग है ना, अंजीर। तो अगर वो फिग्स ना होना, बंदर खत्म। तो कीटोन क्या कहलाएंगे? फिग्स। या सुन लो पूरा, या एक पूरी फूड चेन में जो सबसे टॉप पर होता है ना, उसको भी बोल देते हैं। क्यों? जैसे एक पूरे फूड चेन में बकरी ने खाई घास, बकरी को खाया भेड़िए ने, भेड़िए को खाया शेर ने, शेर टॉप पर आ गया। शेर नहीं होगा, मान लो शेर नहीं है, भेड़िए कितने बढ़ जाएंगे? बकरियां बचेंगी क्या? अब बकरियां नहीं बचेंगी तो घास, बर्बाद पूरा फूड चेन। तो अगर शेर ना रहे तो शेर क्या हो जाएगा हमारा? कीटोन हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसको किसी इकोसिस्टम से हटा लेने पर या इंट्रोड्यूस कर देने से ये जो फर्क पड़ रहा है वो पड़े, एडवर्स फर्क पड़े या वो बच जाए, उसको क्या बोलेंगे? कीटोन प्रजाति, कीटोन स्पीशीज। मूल तत्व हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, आप लोगों को हिंदी वाला है नहीं, ऑनलाइन जो रहेंगे हिंदी में, इंग्लिश टर्म्स बेधड़क यूज करिए। भाषा आयोग ने ये रूल निकाल चुका है कि ताकि हम, क्योंकि ज्यादातर R&D साइंस पे यूरोप साइड में होती है और इंग्लिश की टर्म्स आती हैं, और उसको हिंदी में, ठेठ हिंदी में आप समझें और लिखें ये मुश्किल होता है। तो आप इंग्लिश टर्म को रोमन में लिख के यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे कीटोन लिखना है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं आप। इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। कटेंगे तो एक लॉयर है, उनका एड्रेस देता हूँ मैं, आप उसके पास जाइए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे वापस। ठीक है? नहीं जा भी, क्या पढ़ रहे थे? तो मतलब अगर कहीं इंग्लिश बोल जा रहे हैं और आपने लिख लिया और आपको हिंदी नहीं मिला है कुछ भी। नेक्स्ट होती है इंडिकेटर स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज, ऐसी कोई, अगर ऐसा कोई जानवर हो,
कोई कीड़े मकोड़े हो या कोई पौधा हो जिसके होने से ये पता चले किसी दूसरी चीज का ज्यादा होना, कम होना या खत्म होना। मान लो कोई ऐसा जानवर है जो, कोई ऐसा पौधा है जो पानी में होता है, कोई ऐसा पौधा जो पानी में होता है। जब पानी खत्म हो जाएगा तो क्या वो बचेगा? तो अगर वो खत्म हो रहा है यानी पानी खत्म हो रहा है, तो ये इसने इंडिकेट किया ना। या कोई ऐसा पौधा हो जो ज्यादा पानी में मर जाता है, तो बारिश होगी तो मर जाएगा, तो उसने इंडिकेट किया ना। तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं? इंडिकेटर, सूचक स्पीशीज, संकेतक या सूचक स्पीशीज। कौन से इसके एग्जाम्पल है जो प्री में आपसे पूछे जाते हैं? सबसे ज्यादा पूछा जाता है लाइकीन। लाइकीन नाम सुना है? सिम्बायोटिक, सिम्बायोसिस क्या होता है ये सुना है? जब दो प्रजातियां एक दूसरे के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट हो कि इसका काम इससे चले, इसका काम इससे चले। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कि बुफेलो के ऊपर, भैंसों के ऊपर परिंदे आकर के बैठते हैं, उसके कान में कुछ चोंच वोच डालते हैं, वो भगाता नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि इसको उस कान के अंदर जो उसका मैल होता है ना, वो मैल कुछ पर्टिकुलर बन जाता है जो इनका फूड होता है, और उसका कान साफ हो रहा है। तो ये सिम्बायोसिस हो गया। तो लाइकीन जो होती है वो एक सिम्बायोटिक प्रजाति है, और ये होती है एयर पोल्यूशन की इंडिकेटर। एयर पोल्यूशन की इंडिकेटर। तो एयर में जब सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ने लगेगा तो लाइकीन खत्म होने लगेंगे। ये जो काई नहीं होती, इसी के जैसे एक लाइकीन होती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड से ही एसिड रेन होती है, उसी की वजह से ही ताजमहल आपके जाने के पहले काला हुआ जा रहा है। कोई गया ताजमहल? गया तो कोई नहीं गया, इंटरेस्ट नहीं तुम लोगों का मुमताज में? मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में गड़ाया गया था, फिर बोला कि उनको गर्मी लग रही थी तो थोड़ा नॉर्थ साइड चलते हैं, ऐसा। वहां की जमीन धंसती थी, तो वहां पर ताजमहल जैसी बड़ी इमारत नहीं खड़ी की जा सकती, इसलिए वहां शिफ्ट किया गया। और ताजमहल में क्या खासियत है उसकी, उस बिल्डिंग की? जब हिस्ट्री पढ़ रहा हो ना तुम लोग, ताजमहल तो पढ़ा होगा, तुम्हें पता है वो लकड़ी के, फ्लोटिंग लकड़ी के स्ट्रक्चर्स पे खड़ा है, और लकड़ी पानी में डूबी होती है जो रिवर बाजू में निकलती है उसके, और जितनी उस पानी में रहती है उतनी मजबूत होती है। एक बात। दूसरी, ताजमहल को दूर से दिखते हैं तो उसके कॉर्नर्स दिखते हैं, जब पास में जाओगे तो वो कॉर्नर ढूंढ नहीं पाओगे। मतलब एक दीवार और दूसरी दीवार ऐसे खड़ी है तो यहाँ कॉर्नर होना चाहिए ना, तो ये कॉर्नर ऐसा स्मूथ होता है, आपको दिखे, वहां देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ मुड़े। बहुत बड़ी बात है। कहाँ थे हम? इंडिकेटर। कॉकरोच किस चीज को इंडिकेट करता है? क्या हाइजीन नहीं होगा, घर में गंदगी होगी तो? हंसी क्यों आ रही तुम लोगों को? मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? फिर क्यों हंस के आ रही? फ्रॉग किस चीज को इंडिकेट करता है? मॉनसून, बारिश। फ्रॉग, छिपकली, ये सब हाइबरनेशन में चली जाती हैं कब? ठंडी में। 6 महीने तक एक जगह बैठ के फ्रॉग अपनी स्किन से सांस लेता है ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो, एक जगह बैठे रहते हैं 6 महीने। कभी देखा है क्या ठंड वंड में? बारिश ही में दिखता है ना फ्रॉग। तो फ्रॉग इंडिकेटर हो गया ना मॉनसून का। कॉकरोच हो गया, फ्रॉग हो गया, लाइकिन हो गया। एक होती है स्टोन फ्लाई। स्टोन फ्लाई पानी में ऑक्सीजन है कि नहीं, कितना फ्रेश है, उसका इंडिकेटर होता है। वाटर पोल्यूशन का लिख के आ सकता है इसमें। कैसे लिख के आ सकता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम की हेल्थ बताता है, या ये बताता है कि पानी में ऑक्सीजन कितना है। पानी उतना ही हेल्दी माना जाता है जितना उसमें ऑक्सीजन घुला हुआ हो, उतनी अच्छा पानी जितना उसमें ऑक्सीजन कंटेंट हो, जितना उसमें बीओडी हो। किसी को एतराज इस बात पे? नहीं ना? तो क्या 4 इंडिकेटर्स पढ़ लिए हमने? फ्रॉग, लाइकेन, स्टोन फ्लाई और कॉकरोच। एक होती है एंडेमिक स्पीशीज। पेंडेमिक सुना है? क्या होता है पेंडेमिक? एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या फर्क होता है? कोविड के टाइम पे बहुत सुना होगा।
उल्टा तो नहीं होता? नहीं होता पक्का? पैन इंडिया बोलते हैं ना, बाहुबली एक पैन इंडिया मूवी थी, भले ही साउथ के एक्टर्स थे पर पूरे इंडिया में पैन इंडिया चली, यानी पूरी जगह। तो पैंडेमिक यानी पूरी दुनिया में जब कोई महामारी फैले, कोई बीमारी ऐसी फैले, कोविड पूरी दुनिया में फैली। और बनाया किसने उसको? पता है तुमको? प्रूफ है तुम्हारे पास? सिविल सर्विस के एस्पिरेंट दोनों को? फिर हमें नहीं पता। तो एंड यहाँ हम एंडेमिक पढ़ रहे हैं। क्या एंडेमिक? कोई ऐसी स्पीशी जो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ही मिलती है। जैसे बंदर पूंछ, शेर पूंछ वाला बंदर, मतलब शेर की पूंछ, शेर की जैसी पूंछ होती है जिस बंदर की, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट कहाँ पर है? इसके बाहर यूरोप के, इंडिया के वेस्ट में। तो उनको क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। एक होती है इन्वेसिव एलियन स्पीशी, यानी आक्रामक विदेशी प्रजाति। ये क्या होती है? कुछ पौधे आपने देखे होंगे, हम उनको उगाए ना भी तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और पूरा गार्डन हमारा खराब कर देते हैं, और उनसे हमें कुछ हासिल नहीं होना है। तो उनको क्या बोलते हैं? इन्वेसिव एलियन, आक्रामक विदेशी प्रजाति। ये नुकसानदेह होती हैं क्योंकि आपके पौधे का न्यूट्रिशन वो खा जा रही हैं, स्पेस वो खा जा रही हैं, और किसी काम की नहीं है। तो सिर्फ पौधों में नहीं होती, ये सब में होती है। इसके और दूसरे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे वाटर वाटर लाइकेन बोलते हैं, जलकुंभी सुना होगा। तालाबों में बड़े बड़े पत्ते हैं, ऐसे कमल जैसे बड़े बड़े पत्ते पूरे तालाब में छा जाते हैं। जलकुंभी पूरा पानी बर्बाद कर देते हैं, और अंदर जो जीव जंतु होते हैं, उनको सनलाइट नहीं जाती तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो वो जानवर भी मरते हैं अंदर और पेड़ पौधे भी मरते हैं। तो ऑक्सीजन भी अंदर की खत्म कर देते हैं, तो वो जलकुंभी अच्छा नहीं होता। तो ये कहाँ पाया जाता है? बहुत ज्यादा पाया जाता है ये सुंदरवन डेल्टास में, सुंदरवन बंगाल डेल्टा। तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज किनको बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इनकी वजह से भी खत्म होती है। एक होती है फ्लैगशिप प्रजाति, फ्लैगशिप स्पीशी, इसको हिंदी में भी फ्लैगशिप ही बोलते हैं। ऐसी प्रजातियां जो एक्सटिंक्शन पे हैं, खत्म होने पे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड WWF जो है, फेडरेशन जो है, उसमें पांडा बना हुआ होता है। टाइगर खत्म होने की कगार पे है। तो ये जो एक्सटिंक्शन वाले हैं, कि जहां पर इनकी फोटो दिख गई आपको, वो समझ जाएंगे आप कि इस जोन में, मतलब ये बायोडाइवर्सिटी खतरे में है। उनको बोलते हैं फ्लैगशिप। फ्लैग पे उन्हीं की फोटो रहेगी, फ्लैगशिप स्पीशीज। इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है ना? अभी लिखना है एंड में। अब हमें ये देखना है कि इंडिया में बायोजोग्राफिकल रीजन कितने हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। इंडिया में बायोजोग्राफिकल, जैव भूगोलिक क्षेत्र, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के बायोजोग्राफिकल रीजन्स के बारे में बताइए। तो आपको ऐसी मैप बना देना है। इंडिया में कितने स्टेट हैं? 29, 9 तो नहीं बोला ना तुमने? और यूटीज कितनी है? 28 और 8, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है? स्टेट है कि यूटी है? और लद्दाख क्या है? तो 10 बायोजोग्राफिकल रीजन है इंडिया में। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो। पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय। यहाँ हिमालय है पूरे में, ये पता है आपको? तो ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के उस पार, चाइना की तरफ। तो पहला इंडिया में भी आ जाएगा। यहाँ पर ट्रांस हिमालय पड़ता है। हिमालय की कितनी हमने रेंजेस पढ़ी थी?
कौन कौन सी? नाम नाम बताओ। तुम लोग प्री दे के आए हो ना कि यहाँ मजाक करते हो? एक ही चीज के तुम दो नाम बोल रहे हो। फ्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक। मतलब इनके अंदर की पीक्स तो भूलना, पूछना आप लोगों से पाप हो जाएगा फिर। पहला है ट्रांस हिमालय। पहला बायोज्योग्राफिकल एरिया क्या है? दूसरा क्या है? हिमालय, पूरा हिमालय ये जो फैला हुआ है, पूरा स्ट्रेच ईस्ट टू वेस्ट। तीसरा है शुष्क, एरिड। कहां पर है शुष्क क्षेत्र? सूखा क्षेत्र कहां पर है इंडिया में? मध्य प्रदेश में है। हमारे बीए में क्या सब्जेक्ट थे? तो तुम्हें ज्योग्राफी कैसे पता है? डेसिडियस तुमने कैसे बोला? वो तुमको याद है अभी? तुम्हारे 12th में कितने परसेंट थे? इन लोगों को नहीं याद, इनको पढ़ा चुका हूँ। ये बहुत अच्छे साइन है कि तुमको ये पता है। तुमको नहीं पता ना? शुष्क क्षेत्र, एरिड। एरिड, यहाँ पर कौन से पौधे, पेड़ पौधे मिलेंगे? बबूल, कांटे वाले, कैक्टस, बबूल, पलाश, ये सब मिलेंगे। और एक होगा सेमी एरिड। तो कितने हो गए? चार। ट्रांस हिमालय और हिमालय, और एक शुष्क और अर्ध शुष्क, यानी एरिड और सेमी एरिड। तो सेमी एरिड कहां पर मिलेगा? एक पंजाब हरियाणा वाला, एक ये पंजाब हरियाणा, और एक ये गुजरात वाला। फिर एक है आपका नॉर्दर्न प्लेन, एक है आपका नॉर्दर्न प्लेन, एक है पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, एक है पेनिनसुलर प्लेट्यू। मैप बनाओ, जैसा भी बने बनाओ। यहां देखो, ये यहां से ऊपर तो ले आओगे, एक, दो, तीन, ये ऐसे जाके यहाँ पर ये दो कॉर्नर्स के निकालना, इसको मिला देना, ये बनना चाहिए। कहां तक पहुंचे? पेनिनसुलर प्लेट्यू कितने हो गए? नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट, इसको घाट क्यों बोलते हैं? घाट क्यों बोलते हैं? नहीं पता? थाल घाट, भोर घाट कुछ पढ़ा था? क्या है? थाल घाट, भोर घाट, ये सब क्या है? पासेस है। तो क्यों इसको, उनको भी घाट क्यों बोल रहे हैं? जब पास है, दर्रे हैं, तो घाट क्यों बोल रहे हैं? बाकी सब जगह तो पास ही बोला तुमने, दर्रे, दर्रे ही बोलते हैं। दर तो इसको घाट क्यों बोल रहे हो? घाट क्या होता है? किसी नदी में उतरने की जो सीढ़ियां होती हैं,
तो ये जो पासेस है ना, यही रास्ते हैं यहाँ उतरने के लिए, इसलिए इनको घाट बोला जाता है। चलो फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स यहाँ पर भी होंगे, वेस्ट में भी होंगे। ये जो ऊंचा उठा पार्ट है उसके बाद मैदान है, उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं, और यहाँ पर भी होंगे। ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं। इसके बाद पूरा ये नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट क्या पढ़ रहे हैं हम? बायोजोग्राफिकल रीजन्स। बायोजोग्राफिकल रीजन्स मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से अगर डिवाइड करें, जो हमको बायोटिक चीजें मिलती हैं, तो ये इन रीजन्स पे डिवाइड करेंगे। और लास्ट है आइलैंड्स, लक्षद्वीप और अंडमान। रट लो और सुना दो जल्दी से, टाइम बहुत हो रहा है। पूरे 10 रटो और सुनाओ। यहाँ देखो, पेयर में याद करो। पहला क्या है? ट्रांस और रेगुलर हिमालय। फिर यहाँ पर आओ एरिड और ये दो सेमी एरिड, हो गया। फिर नॉर्दर्न प्लेन और पेनिनसुलर को की जोड़ी बना दो। फिर वेस्टर्न घाट और कोस्टल प्लेन की जोड़ी बना दो। फिर नॉर्थ ईस्ट और आइलैंड्स, दोनों तरफ आइलैंड। हो गए 10। बन जाएंगे? बन जाएंगे तो सुनाओ फिर। तो ये क्या है? जैव भौगोलिक क्षेत्र, बायोजोग्राफिकल रीजन्स। मैप बना के उसमें दिखाते आना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कितने बायोम्स हैं? इंडिया में कितने बायोम्स? बायोम्स क्या होते हैं? जिनकी अपनी स्पेसिफिक स्पीशीज, स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी हो। तो स्पेसिफिक कैसे हो जाएगा? हम एक शहर है जबलपुर, क्या जो जबलपुर जैसे दूसरे शहर नहीं है क्या? हमारे ही जैसे हैं बाकी शहर भी। पर क्या राजस्थान का जो डेजर्ट में कोई शहर होगा उसके जैसे हैं हम? तो वो एक बायोम है, उसकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, उसको बायोम बोलेंगे। तो क्या होता है बायोम? ऐसा इकोसिस्टम जिसकी खुद की पिक्यूलियर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो। जैसे डेजर्ट हो गया, जैसे जंगल हो गए। तो इस बेसिस पर इंडिया को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रटते चलना, भी आंसर लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और अच्छा आंसर लिखना चाहिए। काम चलाओ वाला नहीं चलेगा। तो पहला बायोम है एवरग्रीन यानी सदाबहार। एवरग्रीन या सदाबहार कहाँ मिलेगा ये? सदाबहार यानी सदाबहार यानी जिसमें सदा हमेशा बहार बनी रहे, यानी हरी पत्तियां हो। पत्तियां कब झड़ती हैं पेड़ों से? जब पानी की कमी होती है। पत्तियों से पानी उड़ता है, स्टोमेटा से पानी निकल जाता है। तो पेड़ बोलता है कि तू निकल, नहीं तो तू मेरे को सुखा देगा। तो पत्तियां गिरा देता है। तो जहां पर बिल्कुल पानी नहीं होगा, जैसे रेगिस्तान में, तो वहां पर पत्तियां ही खत्म हो जाती है, उनको कांटा बना देता है पेड़, कि जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए हरियाली। जहां पर साल में एक बार बारिश वारिश होती है ठीक ठाक, तो साल में एक बार पतझड़, एक बार डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाते हैं। पर जहाँ साल भर पानी है, तो रहो हरे भरे, सदाबहार। तो साल भर पानी इंडिया में किस जगह पर होता है? यहाँ से बारिश आती है, हवा आती है साउथ वेस्ट मानसून लेकर के, सबसे ज्यादा यहाँ पर। और यही निकलती है इसकी एक ब्रांच, जाना चाहती है इस तरफ, पर यहाँ पर अराकान योमा है म्यांमार में पहाड़, तो उसकी वजह से मुड़ जाती है और यहाँ पर जम के बारिश करती है। चेरापूंजी और माशिमराम हमने सुना है। ये दो रीजन में आपको क्या मिल जाएगा? एवरग्रीन बायोम।
दूसरा क्या हो जाएगा, पतझड़, डेसिडुअस। या तो जिसके पास पूरे साल हो, या एक सीजन में वो पत्तियां गिराए अपनी, कॉमन सेंस है ना। डेसिडुअस। फिर क्या हो जाएगा, फिर बाकी जो एरिड, मतलब कांटे वाले और इससे नीचे वाले दोनों को एक ही में रख दिया, एरिड और सेमी एरिड। तो कांटे वाले वही बबूल और ये सब। और क्या हो जाएगा, और किस टाइप के पेड़ होते हैं? लिटोरल, वेरी गुड। पर अभी हम उसको कोस्टल बोल देंगे, हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम पेड़ों की बात नहीं कर रहे। पर उसके पहले लिख लो एल्पाइन ट्रीज, यानी जहां पर बर्फ होगी। एल्पाइन क्यों? एल्प माउंटेन जो कि यूरोप में पाया जाता है, जहां पर बर्फ जमती है, यूरोप में एल्प माउंटेन है, तो वहां पर बर्फ होती है। तो वहां पर पाए जाने वाले जो टाइप है पेड़ों का, वो जहां भी पाया जाएगा उसको बोलेंगे एल्पाइन टाइप का ट्री है, उसको बोलते हैं एल्पाइन ट्री। तो इंडिया में कहाँ मिलेगा? हिमालयस में, कश्मीर में। लास्ट है आपका कोस्टल, जहां पर मैनग्रोव होंगे। मैनग्रोव क्या होते हैं? तो ये 5 बायोम हो गए, 10 बायोजोग्राफिकल एरियाज हैं, 5 बायोम्स हैं। कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी? 12:30 हुई थी कि उसके पहले? 12:30 के पहले हो गई थी। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक आया है आपका, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आता रहेगा। अभी ये प्री में आया ना क्वेश्चन, हॉटस्पॉट तो आया ना? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये 3 मार्कर में भी आ सकता है, 5 मार्कर में भी आ सकता है और 11 में भी आ सकता है। सबसे पहले तो हॉटस्पॉट होता क्या है? क्या होता है? क्वांटिटी ज्यादा हो या जहां पर खतरा हो, क्या होगा हॉटस्पॉट? देखो, दो दो कंडीशन होना चाहिए, तब उसको हॉटस्पॉट बोलेंगे। ऐसी जगह जहां पर 1500 से ज्यादा वैरायटी स्पीशीज की मिलती हैं जो कि वेस्क्यूलर हो, संवहनीय हो। 1500 से ज्यादा ऐसी वैरायटी मिले जो कि वेस्क्यूलर हो, संवहनीय हो। क्या मतलब होता है संवहनीय का, वेस्क्यूलर का? वेस्क्यूलर का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग पता है? बायो पढ़ा है कभी लाइफ में? 10 पास की है लाइफ में? संवहनीय वेन्स जो होती हैं उससे बना है वेस्क्यूलर। पेड़ पौधों में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, जिससे वाटर पास होता है। तो ऐसी स्पीशीज जो वेस्क्यूलर हो, ऐसी 1500 वैरायटी हो जिस जगह पर, प्लस जहां पर, जहां की 70%, गौर से सुनना, जहां पर 70% एंडेमिक स्पीशीज नष्ट हो चुकी हो। सारी स्पीशीज की बात नहीं कर रहे हैं, एंडेमिक स्पीशीज। क्या होती है एंडेमिक स्पीशीज? जो सिर्फ वहीं पर मिल रही थी, और 100 मिल रही थी तो 70% खत्म हो गई। अलार्मिंग सिचुएशन है ये, कि कर क्या रहे हो, आपके वहीं सिर्फ मिलती थी पूरी दुनिया में कोई चीज और अब मिल नहीं रही है। अगर ये दो सिचुएशन कहीं पर मिलेंगी तो उनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इंडिया में ऐसी प्योर प्योर इंडिया में जो है ऐसी 2 हैं, और जो टच करती हैं 2 और हैं। ठीक है, तो वो चारों को हमें देख लेना है। पहला क्या है आपका, वेस्टर्न घाट, ऑब्वियस है, बारिश भर भर के। और दूसरा क्या हो जाएगा, कहाँ बारिश और होती है? तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय बोल देते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ये 2 पूरी तरह से इंडिया में, इनको इंडिया का हॉटस्पॉट बोला जाता है। 2 जो इंडिया से टच होते हैं वो देख लो।
एक है सुंडालैंड। सुंडालैंड ये वाला एरिया है, यहाँ से म्यांमार जो लग जाता है, तो उसका ज्यादा पार्ट म्यांमार में है, तो वो इंडिया में टच होता है। तो जब हम मेंस में लिखेंगे तो इसको मेंशन कर देंगे, पर हम साथ में लिख देंगे कि सॉरी। म्यांमार वाले म्यांमार वालों को हम क्या करेंगे, सॉरी लिख देंगे और बता देंगे। सुंडालैंड बोलते हैं उसको। और चौथा कौन सा है, निकोबार, इंडोनेशिया वाला रीजन। तो निकोबार ये नीचे वाला निकोबार है। निकोबार यहां से इंडोनेशिया लगा हुआ है, लगा है ना, यहाँ इंडोनेशिया लगा है, तो ये पूरे रीजन को बोलते हैं। तो निकोबार हमारा उसमें टच हो जाता है, तो उंगली कटाकर ये शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं। अब बिना कॉपी देखे मुझे इतना बता दो कि हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं। खत्म हो चुकी हो। तो मतलब जहाँ पे ज्यादा स्पीशीज है और खतरा, उन दोनों की हॉटस्पॉट, ये दोनों कंडीशन। अब तुम जबलपुर को बोल दो कि भाई यहाँ पर इतनी स्पीशीज है, मतलब वो इम्पोर्टेंस भी तो होना चाहिए। जबलपुर में कंक्रीट जंगल जंगल के अलावा है क्या? ज्यादा भी मिलती थी और नष्ट भी हो रही हैं, तभी तो वो काम की बात होगी ना। जबलपुर में भी खूब नष्ट हो रही, वो बोलेगा था ही क्या तुम्हारे पास, बहुत था और अब तुम कगार पे पहुंच गए हो, तो वो इम्पोर्टेंट बात है। था ही नहीं और मुंह उठा के ले आए यूनेस्को के पास, 10 करोड़ दे दो हमको कंजर्व करना है, तो बोले तुम पिछली फोटो भेजो, पहले डिलीट हो गई। इस टाइप की बात नहीं चलती ना वहाँ। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, तो मैप बनाते आना चाहिए, उसमें लोकेट करते आना चाहिए। बायो हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए। इंडिया में कौन से हैं, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। टच कौन से होते हैं, निकोबार, इंडोनेशिया वाला और सुंडालैंड। सुंडालैंड ज्यादा किसमें है, म्यांमार। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, या इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व एक्सप्लेन करो। ऐसे करके कुछ भी आगे पीछे आपसे पूछ सकता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, क्या होता है। नहीं पता, आज अभी पढ़ा था। अच्छा, सैंक्चुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या फर्क होता है। सैंक्चुरी में एक जानवर को बचा रहे हैं, नेशनल पार्क में सारे जानवरों को बचा रहे हैं, बायोस्फीयर में उसके आसपास के एरिया, ट्राइब्स और उनके रहने वहने के जगहों को भी हम बचाते हैं। तो एक बड़े सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे नैरो क्या है, सैंक्चुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, और एक्सप्लेन करने को अगर तुम लोगों को चाहिए तो ये भी समझ लो, जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं उनमें एक सबसे अंदर होता है कोर रीजन। यहाँ आपने ऐसे पैर पड़ा और वहीं पे खट्टे से काट देंगे आपका पैर, एक पैर में वापस आना पड़ेगा। दूसरा होता है बफर रीजन, कोर, बफर, और तीसरा होता है ट्रांजिशन रीजन। आप जो हल्ला मचाते हो ना आके कि हम तो कान्हा नेशनल पार्क 5 बार जा चुके हैं, यहाँ झांक के भी नहीं आए हो आप, जहाँ पर शेर होते हैं, हमार फेसबुक में फोटो एडिट करके पीछे टाइगर दिख रहा है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, टूरिज्म अलाउड है ट्रांजिशन में। यहाँ पर सिर्फ R&D, साइंटिस्ट या प्रोफेसर्स ये सब जाएंगे, उनको अलाउड होता है। किसी शेर को, कोई शेर अगर GPS पता लगी वो मूव नहीं कर रहा है, वहीं पड़ा है, या किसी शेर ने दूसरे को घायल कर दिया, उसका इलाज करना है या कुछ पता करना है, तो सिर्फ साइंटिस्ट होगा, और यहाँ कोई नहीं जाएगा। मतलब कुछ एक्टिविटीज होंगी जो नेशनल पार्क की अथॉरिटी के उसमें होंगी, पर कोई झांकेगा नहीं। तो एक्सप्लेन करने पे आ जाए तो इसको कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में और क्या होगा, आसपास के एरिया भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसा अगर डायग्राम बना दोगे तो तुम हमने क्या लिखा है वो देखेगा नहीं उठा के, सीधे 11 में से 11.5 नंबर। ठीक है, कोर। तो अभी नेशनल पार्क से और कमाई करने के लिए MP गवर्नमेंट ने बफर में सफर करके एक स्कीम भी लाई है। अभी तक हम कहाँ जा रहे थे, ट्रांजिशन में, अब वो कहाँ ले जाएंगे आपको, बफर में सफर।
अभी तक बच के आ जा रहे थे टाइगर से, अब तो बायोस्फीयर रिजर्व तो सैकड़ों है इंडिया में जो डिक्लेयर कर दिए हमने। इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर, भाई ये इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर आप दखल अंदाजी नहीं कर रहा। तो सारे तो हम याद करते बैठेंगे नहीं, हम किनको याद करेंगे, जिनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर दिया। यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1971 से। क्या प्रोग्राम? मैन एंड बायोस्फीयर। MAB। तो हम यहाँ से अपना कोई बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं, फिर यूनेस्को को चिट्ठी लिखते हैं, डियर सर हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है, आपको लगे तो उसको थोड़ा देख लो पैसे वैसे। तो वो डियर तो सबसे पहले काटता है, ये सब नहीं चलेगा यार। फिर देखता है कि तुमने फोटो भेजो, फिर वो एडिट करके सर ये है, चलो ठीक है ये लो पैसे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पैसा आ रहा है, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। पाकिस्तान से मान लो हमारी लड़ाई हो गई, तो पाकिस्तान ने गलती से निशाना चूक गया और यहाँ पे बम लगा दिया, तो फिर वो यूनेस्को वाले आके पीटेंगे, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट है ना वो एरिया, इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। युद्ध में भी आप उसको, अगर आप यूनेस्को के मेंबर हो तो आप साइन कर चुके हो कि वहां बम हम नहीं मारेंगे, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन से हैं हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व? कितने हैं? 13 हैं, 12 हैं, 12। अच्छा गिन लेते हैं अभी, देखो सबसे पहला था 1986 में नीलगिरी, तमिलनाडु में नीलगिरी। ये तमिलनाडु है नीलगिरी। सबसे पहले कहा नीलगिरी। सबसे पहले एन वाले कर ले, नीलगिरी हो गया तो एन वाले कर ले। दूसरा लिख लो नंदा देवी। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये दोनों हो गए, एक ही जगह पर है। कहाँ पर है पता है क्या किसी को? हिमाचल। तो नंदा देवी, तो पहला एन से नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी। पहला तमिलनाडु में सबसे नीचे, दूसरा सबसे ऊपर नंदा देवी। और वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। ये दो जगहों को एक साथ डिक्लेयर कर दिया। तीसरा निकोबार, तीसरा निकोबार। चौथा नौकरेक, मेघालय में है। नौकरेक, क्या नाम है? नौकरेक। कौन कौन से हो गए एन से? नीलगिरी, नंदा, निकोबार, नौकरेक। हो सकता है याद अभी के अभी। MP के 3 तो आप लोगों को बिल्कुल फिंगर टिप पे हैं, बोल दो जल्दी से फिर। सतपुड़ा, सतपुड़ा को ही अचानक मार बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पहले अपने हिस्सा था, तो ये दोनों लगे हुए थे, बीच से बॉर्डर खिंच गई, तो वो बोलते हैं अचानक मार, हम बोलते हैं इस तरफ को सतपुड़ा। आगे सुनिए, तीनों के नाम लिख लो। कौन कौन से हैं? पन्ना, जागृति, कौन से 3 MP में? पन्ना। ये अभी याद कर लेना, तुमको आंसर लिखना है भैया। तो हमने हमने क्या क्या निपटा दिया? एन वाले 4 निपटा दिए, MP के 3 निपटा दिए, 7 तो यही निपट गए हमारे आसान आसान से। तमिलनाडु में था नीलगिरी, तमिलनाडु का ही एक और लिख लो, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। और दूसरा लिख लो अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई। मलाई जहां पर भी आया समझ लो तमिलनाडु, अगस्ता मलाई। तो तमिलनाडु के 3 कौन से हो गए? नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार और अगस्ता मलाई। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम। कंचनजंगा भी एक है। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा है। POK किसका है, हमारा है कि पाकिस्तान का?
तुम पढ़ती हो, तुमने खुद तो सेल्फ स्टडी की है? नहीं, ये टर्म्स नहीं, ये सब नहीं याद रहते हैं, पता नहीं होते हैं ऐसे। पीओके क्या है तुम्हें पता है ना? क्या है? पाकिस्तान क्या है वो मैटर, क्या है वो? पाकिस्तान में उतना हिस्सा अपने अंदर तो फिर तुम पढ़ती हो, है ना? इतना अवेयर नहीं होते बच्चे। अगर तुम हो नहीं पढ़ती हो लिटरली, तो तुमको फिर सीरियस हो जाना चाहिए। बॉल चेस हो गया तुम्हारा। कहाँ पहुंचे हम? सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? पता है उसको? उसको पता है? पॉसिबल है ये बिना पढ़े? है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना कि बिना पढ़े आपको पता हो। मुझे नहीं पता था ये सब। मैं तो दिग्विजय सिंह को प्रधानमंत्री बोलता था। मजाक कर रहा हूं, नहीं बोलता था। सुंदरबन डेल्टा बंगाल। कितने हो गए? शिमली पाल जिसने बता दिया उसको अभी के अभी 1 रुपए मिलेंगे। शिमली पाल, उड़ीसा में। उड़ीसा में शिमली पाल। शिमली पाल। कितने हो गए? 12। इतने ही है बस। अभी रट लेने हैं हमें। चार कौन से एन वाले बोल दो फटाक से। नील, निकोबार और नौक्रेक। नौक्रेक कहाँ पर है? मेघालय में। नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, निकोबार। नौक्रेक निकोबार एक सा नाम भी है। फिर तमिलनाडु में 3 है और एमपी में भी 3 है। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? नीलगिरी, अगस्ता मलाई और गल्फ ऑफ मन्नार। और एमपी में कौन सी 3 है? सतपुड़ा, पन्ना, अचानक मार्ग। सतपुड़ा को अचानक मार्ग बोलते हैं, और पचमढ़ी। पचमढ़ी हमने नहीं लिखा क्या? हाँ, पचमढ़ी सतपुड़ा है। सॉरी सॉरी, तुमने गलत तो नहीं लिखा। सतपुड़ा को पचमढ़ी बोलते हैं और अमरकंटक को अचानक मार्ग बोलते हैं। अमरकंटक लगा हुआ है ना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, नर्मदा निकलती है जहां से। तो 3 एमपी, 3 तमिलनाडु, 4 एन। कितने बचे? क्या बचा? कंचनजंगा बच गया सिक्किम में, और सुंदरवन, और बस शिमलीपाल। सुंदरवन शिमलीपाल दोनों एसएस से हैं, और कंचनजंगा अलग कर लो, कंचन दीदी को अलग कर लो, और शिमलीपाल उड़ीसा में, और सुंदरवन बंगाल में। हो जाएगा याद? कौन एक सांस में सुना सकता है? रटो एक बार, देख लो जल्दी से फटाक से, आधे मिनट में देख लो। आधे मिनट में सुना दूंगा, मैं नाम लेके पूछूंगा। सुनाओ, कौन सुनाएगा? श्रद्धा सुनाओ। पहले नीलगिरी तमिलनाडु, फिर नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर हिमालय, फिर नेक्स्ट उसके बाद निकोबार, फिर आएंगे गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, फिर अगस्ता मलाई तमिलनाडु, फिर अमरकंटक एमपी, उसके बाद पन्ना एमपी, सतपुड़ा एमपी, फिर उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल, और उसके बाद सिमिपाल उड़ीसा, और निकोबार। कंचनजंगा निकोबार निकोबार। क्या बोल चुकी है? नौकरेक मेघालय। हो गया, याद हुआ? लिख पाएंगे? 10 लिख लेंगे कम से कम, अभी। घर जाके 12 हो जाएंगे। चलो।
तो अगर आपको पूछा जाए बायोस्फीयर रिजर्व क्या है तो क्या लिखेंगे आप? एक इन सिटू कंजर्वेशन एरिया है, ये लिख सकते हैं हम। इसमें क्या क्या होता है? कोर, बफर, ट्रांजिशन और फिर उसके अलावा कुछ एरिया, कुछ रीजन जिसको हम कंजर्व कर लेते हैं। फिर लिख देंगे ट्रांजिशन में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है, टूरिज्म अलाउड होता है। बफर एरिया में R&D हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और स्टूडेंट विजिट कर सकते हैं, ये सब। कोर में कोई विजिट नहीं कर सकता, कोर में जानवरों के लिए। और ट्रांजिशन इनका सबसे ब्रॉड कंसेप्ट है। इतना बता देंगे, बहुत है बायोस्फीयर के बारे में। फिर ये बता देंगे कि इंडिया में बहुत सारे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में 1971 में जो कि स्टार्ट हुआ था, पहला नीलगिरी था, और उसके बाद मैप बना के किया। 11 में से कितने नंबर? 9, 11.5 मिलते हैं कभी 11 से। नेक्स्ट, लास्ट है हमारा आज का टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हर जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया में क्या इनिशिएटिव्स, क्या एफर्ट्स, क्या कोशिशें की जा रही हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उनका जैव विविधता के संरक्षण के लिए। इंडियन गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है? कैसे करेगी इंडियन गवर्नमेंट कोशिश? हर जंगल के बाहर एक एक गार्ड बैठा देगी, ऐसी करेगी क्या? ऐसा नहीं करेगी, कानून बनाएगी इंडिया। या तो पहले हम देखेंगे कि जो पहले से कानून है आज़ादी के पहले से, और उसके बाद जो हमने कानून बनाया जिसको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बोलते हैं, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, पहले से क्या था, फिर हमने क्या बनाया। कानून के अलावा फिर हम पॉलिसीज भी बनाते हैं कि हमारी ये पॉलिसी भाई कि हम इतने साल में इतना ग्रो कर लेंगे और इतनी इंडस्ट्री बढ़ने देंगे, इतना ये होने, ये हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारी पॉलिसी है और ये हमारा कानून है कि किसी ने अगर इतना तोड़ा तो उसको उल्टा लटकाना है, और नहीं उससे ज़्यादा किया तो गड्ढे में दबा देना है। वो हमारा कानून हो जाएगा, पॉलिसीज हो जाएंगी, संविधान हो गया। यही तो कोशिशें होंगी ना किसी देश की तरफ से, वही हमें लिख लेना है। तो लिख डालो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। अगर इसने बोला होता ना अभी तो मैं भाग जाता अभी यहाँ से। हाँ बोलो। 48 ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड। 48 क्या बोलता है कि देश को एनवायरनमेंट का और वाइल्ड लाइफ का, इन सब का ख्याल रखना है। किसमें आ गया ये? DPSP में। की DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। 48, आर्टिकल 48 क्या होते हैं? आर्टिकल आगे था, क्या होते हैं आर्टिकल? नहीं पता क्या होगा। वो जो लॉ वगैरह बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? संविधान। एक बुक होती है संविधान की बुक, उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर रूल्स जो लिखे हैं वो उनको नंबर दे दिया, उन नंबर्स को आर्टिकल बोलते हैं। उन्हीं में से एक नंबर है 48, जो बोलता है कि गवर्नमेंट को पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को, इन सबको बचाना है। और 51G बोलता है कि लोगों का भी ये कर्तव्य है, यानी सिटीजन्स का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि इन चीजों का ख्याल रखें। इसके अलावा क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट कहलाता है? 42 कब आया था? 76 में। तुम्हें अभी ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, अभी सिर्फ ये रट लेना। तो 48, 51G और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी ने क्या किया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? कुछ सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था, यानी राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया था। कौन कौन से थे वो? उसमें से हमारे काम का अभी क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये हो गया हमसे हमारा संविधान में क्या क्या है। ये जो एक्ट्स वगैरह बनते हैं ये संविधान में नहीं जाते क्या? अधिनियम, एक्ट्स जो बनते हैं, कानून जो बनता है, कि 2002 में जो एक्ट बना, किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, क्या ये संविधान में जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में जाता है? नहीं जाता।
क्या उसको संविधान का हिस्सा माना जाएगा? तुम बताओ। पार्लियामेंट में पास किया जाएगा। लाइफ इजी हो जाएगी अगर आज ये बात समझ लोगे। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है एक्ट, एक होती है योजना। हमें जब लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च करनी है तो हमने एक योजना बनाई, मंत्रिमंडल ने, मिनिस्टर्स ने एक योजना बनाई और उसको विधानसभा में या मान लो सेंटर की होती, उसको पास करा लिया। एक पास भी कराने की जरूरत नहीं, उन्हें बोल दिया ये करना है, वो हो गया। उसके लिए बिल लाने की जरूरत नहीं है। पर अगर हमको लगा कि कोई चीज इतनी जरूरी हो गई है कि उसको कानूनी जामा बनाना है, लाडली लक्ष्मी योजना अगर कहीं पे लागू नहीं हुई तो कोई कानून नहीं टूट गया, और अगर उसका बिल लाके पास करा लिया हमने और एक्ट बना लिया तो वो कानून बन गया। वो इम्पोर्टेंट चीज हो गई। इस एक्ट को खत्म करने के लिए भी उसको पास करना पड़ेगा। 95 में मनरेगा आई थी, वो इतनी अच्छी योजना थी, इतनी अच्छी स्कीम थी कि अब उसको एक्ट बना दिया गया है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये इतनी अच्छी चीज है कि इसको आसानी से खत्म नहीं किया जाना चाहिए। पर अगर कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो कि और मुश्किल हो उसको खत्म करना, कि होना ही होना चाहिए कंट्री में, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लेते हैं। तो जैसे आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आयोग, इस नेशनल वाले, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये संवैधानिक बॉडी है। इनका मेंशन वो संविधान वाली बुक में है, तभी आप उसके आर्टिकल पढ़ते हैं 338, 338, 330 ए और बी। ऐसी पंचायती राज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, संवैधानिक है। वो जो संविधान की बुक है, जो जिससे हमारा गणतंत्र बना, 26 जनवरी मनाते हैं, उस बुक में लिख देते हैं इसको पीछे वाले पेज में, कि ये भी आधा पेज बचा उसमें, उसमें लिख देते हैं। एक्ट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बुक में नहीं गया, इसलिए इसके लिए जो बॉडी बनी, जैसे आज हमने पढ़ा कि चेन्नई में बॉडी बनी, वो संवैधानिक बॉडी नहीं कहलाएगी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगी। फर्क समझ में आ गया? स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगी। फर्क समझ में आएगा दोनों में? और योजना होती है, जैसे आई थी वैसी खत्म भी हो जाती है। पता चला नाम था इंदिरा गांधी योजना, अब हो गई प्रधानमंत्री मोदी योजना। जो आता है वैसे चेंज कर लेता है, कोई आसान है, वो अपने हाथ की बात है। आगे समझ में? कहाँ थे हम? यहाँ ये कर रहे थे कि हमारी तरफ से एफर्ट्स क्या हुए। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, जैव इंडिया में जैव विविधता को समझाइए, क्या लिखोगे उसमें? सब कुछ आ जाएगा उसमें। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके बाद जितने नेशनल पार्क याद है मैप बना के लिख डालो, बायोस्फीयर रिजर्व लिख डालो, क्या होते हैं लिख डालो, इंडिया की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स हैं ये लिख डालो, शॉर्ट करके 2 पेज भर। प्रॉब्लम इसमें कुछ? अब लिख लो हमारे पास। तो हमने देख लिया कि ये क्या था, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो संविधान में लिखी हुई है। एक होगी जो स्टैट्यूटरी होंगी, यानी जो कानून वगैरह बनाया, विधिक बोलते हैं। लीगल मेजर्स क्या लिया हमने, लीगल मेजर्स क्या लिए, कानून क्या बनाया हमने। विधिक, विधि, कानून है ना विधि, तो विधिक जो स्टेप्स लिए वो क्या लिया हमने। सबसे पहली बात तो ये कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जैसे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट, तो एक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी वन संरक्षण अधिनियम। ये आया 1980 में। आजादी के पहले 1927 वाला चलता था जो अंग्रेजों ने बनाया था। उसमें क्या होता था, वो ये बोलता था कि अंग्रेज सिर्फ काट सकते हैं, ये नहीं कि बचाना उचाना नहीं था, अंग्रेज सिर्फ पेड़ काट सकते हैं, आदिवासियों को भी हक नहीं है। तो वो कंजर्वर नहीं करता था, वो अंग्रेजों का हक मारना था। हम अभी कौन सा चलता है, 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। एक तो ये हो गया, पेड़ तो बचानी पड़ेंगे हम, फिर हम फॉरेस्ट के लिए पॉलिसी भी लाए। तो फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी चल रही है अभी, 1988 वाली चल रही है। पहली कौन सी आई थी, 1952 में। तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, वन नीति कब आई, 1952। और अभी कौन सी चल रही है, 1988 वाली। तो कानून कौन सा लाए हम, 80 में लेके आए। और पॉलिसी कब लेके आए, पहली 52 में लेके आए, दूसरी 88 में। बायोडाइवर्सिटी बचाना है, फॉरेस्ट बचाना पड़ेगा ना, ये सब रटने वाली चीजें हैं। उसके बाद
फॉरेस्ट बचा रहे इसके लिए लोग एजुकेट होने चाहिए, तो इंस्टीट्यूट बनाएंगे, हम कॉलेजेस बनाएंगे जहां पर फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा जाए। सबसे बड़ा कहाँ पर है? देहरादून में। गढ़ कहाँ है इन सब चीजों का? देहरादून में। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन रिसर्च को क्या बोलते हैं? अरे अनुसंधान, वन अनुसंधान संस्था या केंद्र जो भी है, देहरादून। और एमपी में क्या है? इसी की ब्रांच है एमपी स्टेट, मध्य प्रदेश राज्य फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करके आ जाएगा। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जबलपुर में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल यानी क्या होता है? इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कॉम्बिनेशन। तो क्या क्या देख लिया हमने फॉरेस्ट वाला? सबसे पहले हमने देखा कि संविधान में क्या क्या है, तो 48 और 51G, और इंदिरा गांधी जो कर गई 42nd अमेंडमेंट से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी। ये तीन हो गए। तो उसके बाद अब हम आया कि जंगल बचाना है। जंगल बचाने के लिए कानून लिया है 1980 में, पॉलिसी बना दी 52 और 88 में, और इंस्टीट्यूट बना दिया देहरादून और एमपी में, जबलपुर में। वो वाला भोपाल में और जबलपुर में ट्रॉपिकल वाला। यहाँ तक याद हो गया? प्लांट तो बचा लिया, फॉरेस्ट, जानवर भी बचाने, वाइल्ड लाइफ बचाने। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था? 72 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972। अब लगातार वाइल्ड लाइफ वाली कुछ चीजें हैं, इसको रट लो, ये रटनी ही पड़ेंगी। तो हमने अभी क्या देखा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कानून आया, एक बॉडी आएगी अब उसकी, वाइल्ड लाइफ बोर्ड। देखो, वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना, जिसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रधानमंत्री खुद जिसके अध्यक्ष हों, वो बड़ी बॉडी कहलाई जाएगी। तो बोर्ड, वाइल्ड लाइफ बोर्ड। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे ऊपर हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देखा, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 82 में देहरादून। फिर देहरादून पहुंच गया। कहाँ है देहरादून? यूके, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड। तो बोर्ड देख लिया, इंस्टीट्यूट देख लिया। अब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये 1998 में बना। क्या क्या देखा वाइल्ड लाइफ का हमने? एक्ट देखा, बोर्ड देखा, ट्रस्ट। लास्ट लिख लो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल मतलब वाइल्ड लाइफ के खिलाफ कोई शिकार विकार करे, मछली वछली मार ली आपने और आप भून रहे हो, पता चला पीछे से दो गाड़ी आके खड़ी हो गई, चलो। तो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो 2007 क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए हो गया, ऑब्वियसली है। हो गया, जंगल बचा लिया, जीव वहां के जानवरों को बचा लिया। अब बाकी एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट करना है, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रट लो, हर जगह लगाएंगे, कल पढ़ चुके हैं ये। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये याद होना चाहिए। कैसे इसका ईयर याद करोगे? भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? उसी के बाद बना था ये, उसी वजह से बना था ये, उसी के बाद। इतने याद हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा क्या देखा? फॉरेस्ट वाले, फॉरेस्ट का कानून और पॉलिसी और इंस्टीट्यूट। फिर वाइल्ड लाइफ देखा हमने, क्या क्या देखा? एक्ट, उसका बोर्ड, इंस्टीट्यूट, कानून वाला उसका ब्यूरो, और क्राइम ब्यूरो, और ट्रस्ट। और लास्ट में क्या देखा? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स कौन कौन से इंडिया ने लिए हैं, तो क्या क्या बताएंगे आप? ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पूछ रहा है, तो ये बाकी कानून वानून नहीं बताना है। एक आध कहीं चिपका दो कि इसके अलावा भी ये है, और बाकी क्या करना है हमें?
DPSP का 48 बताना है, 51G बताना है, 42nd अमेंडमेंट बताना है। अमेंडमेंट क्या होता है? एक चीज को हटा के उसमें नया लगाते हैं, फिर बात करते हैं। तो वही अमेंडमेंट है। पहला कभी अमेंडमेंट हुआ होगा संविधान में, दूसरा, तीसरा। इंदिरा गांधी ने 42nd किया था, जिसमें बहुत सारे चेंजेस थे, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसी की हम बात करें कि उसमें एक सब्जेक्ट था, उसको उठा के रख दिया। तो ये तीन चीजें हैं, इसको डिफाइन कर दोगे फिर आप। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स पूछे, अगर पूछे कानूनी विधिक क्या प्रयास किए इंडिया ने, कानूनी लीगल, तो ये सारे एक्ट्स बता देने हैं। कौन कौन से एक्ट्स पढ़े हमने? वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ा, फॉरेस्ट एक्ट पढ़ा। फॉरेस्ट कब आया? 80 में। वाइल्ड लाइफ कब आया? 72 में। उसके बाद इनकी इसके अंडर में ये बॉडीज बन गई। बोर्ड कब बना? उसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। और ट्रस्ट कब बना? 98 में। और क्राइम ब्यूरो कब बना? 2007 में। ऐसे करके सारा एक्सप्लेन कर देना। अगर पूछे संस्थागत उपाय कौन से किए गए हैं, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स कौन से लिए गए हैं, तो ये फॉरेस्ट का इंस्टीट्यूट लिख दो और वाइल्ड लाइफ का इंस्टीट्यूट लिख दो, देहरादून में दोनों। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का लिख दो, जबलपुर में है। ईयर डाल दो उनके। अगर बोले इंटरनेशनल लेवल पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या क्या लिखोगे? क्या क्या पता है हमें? एक होता है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, आज सिर्फ नाम देख लो। एक होता है IUCN, एक होता है WWF। इंटरनेशनल ये क्या है? यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एक होता है साइट्स और एक होता है CBD, लिख लो, कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी। हुए थे 4, हुए थे ये 4 हुए थे। आइची, नागोया, ये सब हुए थे। अभी सिर्फ ये 4 नाम लिख लो, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके बायोडाइवर्सिटी के सारे डायमेंशंस कवर हो गए हैं। अब एक 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर लो, उसके बाद टेस्ट देना।